पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एमपी पीएमटी 1994 में आया हुआ है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन और अभी आपको चैट में आंसर देने, ठीक है। अभी कोई मेंटी नहीं है, सीधे अपने को 100 सवाल करने हैं। तो पहला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ ओवर ड्रेसिंग इज कैरिड आउट टू। एमपी पीएमटी 1994 का सवाल है। आपको पूछा गया कि जो आप ड्रेसिंग करते हो ओवर की, समझ में आ गया, उसमें आप ड्रेसिंग में क्या कर रहे होते हो। क्या आंसर बनेगा इसका, जल्दी से बताओ। देखिए यहां पर कितने आंसर देते हैं, आराम से जवाब दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये आपके सामने, आपको सामने मैंने रख दिया, तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या होएगा। इसका आंसर बनेगा, आप सब लोग लिखोगे, दैट इज रिमूव द सिलीशियस मटीरियल। पॉइजनस मटीरियल नहीं बेटा, सिलीशियस। मिट्टी पॉइजनस कहां होती है यार, तो आप पॉइजनस क्यों कह रहे हो। जो शुरू में आप ड्रेसिंग करते हो, ड्रेसिंग का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है बाय द वे, समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेशन को ड्रेसिंग बोलते हैं और वहां से आप सिलीशियस मटेरियल को हटा रहे होते हो, पॉइजनस मटेरियल नहीं हटाते। इज दिस क्लियर। एड फ्लक्स कहां होता है, ड्रेसिंग का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उसमें कोई फ्लक्स ऐड नहीं करते। कन्वर्ट ओवर इनटू ऑक्साइड ये भी नहीं होता। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही ड्रेसिंग होता है और वहां पर आप सिलीशियस मटेरियल को अलग कर रहे होते हो। सिंपल सवाल भी कई बार हमारे मगज में घुसते नहीं, क्योंकि हमें अंग्रेजी समझ में कभी कभार नहीं आती है। मेरे साथ भी होता है। आज की बात नहीं होना चाहिए, इसको लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि जब आप ड्रेसिंग करते हो तो सिलीशियस मटेरियल को हटा रहे होते हो। सबको समझ में आ गया। इज दिस क्लियर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि नीट 2014 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करो और सब लोग चैट में आंसर लिखोगे, फिर अपनी कॉपी के अंदर आंसर लिखोगे और फिर उसका एक बबल फिल करोगे। समझ में आ गया। और 100 सवाल मेरे साथ बैठ के करके जाओगे। अगला सवाल, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। अगर इनमें से किसी का सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, तो अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो उसका कभी भी वो मेटल आपको मिलेगा ही नहीं। कौन है वो, बताओ क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। शाबाश। और इनऑर्गेनिक के सवाल हैं, आप लोग बकायदा पूरे सवाल देख के जाना, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट आंसर दो। लोग कॉपर, कई लोग कॉपर जवाब दे रहे हैं, कई लोग कैल्शियम जवाब दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या बनेगा, कैल्शियम। क्यों, कैल्शियम बेटा एक जिद्दी मेटल है। और अगर आप, ये वही वाली बात है, जब आप NaCl मोल्टन लोगे, आपको पता है NaCl जब आप मोल्टन लेते हो तब तो आप सोडियम रिकवर कर सकते हो। मोल्टन NaCl में सोडियम मिल सकता है, लेकिन अगर आपने NaCl को पानी में मिला दिया, तो फिर आपको सोडियम नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दैट्स वेरी इजी फॉर H+ आयन टू मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू कैथोड। समझ में आ गया। इसी तरह से कैल्शियम एक जिद्दी मेटल होता है, और ये किसके लिए होता है स्पेशली, ये जो जिद्दी मेटल होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, समझ में आ गया। और ये इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्टन सॉल्यूशन में अलग होते हैं। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और ये आसानी से अलग नहीं हो पाते। समझ में आ गया। इजी नहीं है। अगर आप सोचो कि नमक में से आप सोडियम निकाल लो, पॉसिबल है, नहीं है। इसी तरह से कैल्शियम भी जिद्दी मेटल है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 और 2 में सारे के साथ ही ऐसा प्रॉब्लम है। समझ में आ गया। ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए भी इनका मोल्टन सॉल्यूशन लेना पड़ता है। अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो वहां से हाइड्रोजन गैस मिलेगा, मेटल नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग याद रखिएगा कि कैल्शियम का कुछ नहीं होता इन दैट केस। अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है कैथोड पे। सबको समझ में आ गया। सवाल सोल्व करते जाओ, आपका दिमाग जो है ना उतना ही ज्यादा खुलते जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पुणे सीईटी 1998 में आया हुआ। क्या सवाल पूछा है, द मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द और विच मेक्स यूज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन और एंड इंप्योरिटी इज कॉल्ड। जब आप कॉन्सेंट्रेशन का एक मेथड यूज करते हो जिसमें डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से, यस डेंसिटीज में डिफरेंस की वजह से, ठीक है, वहां पर सेपरेशन होता है किस किस का, मेटल और इंप्योरिटी का, उस मेथड को बोलते क्या है, लेविगेशन, लीचिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लिक्वेशन। डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, ध्यान से सुनना, जब डेंसिटी का डिफरेंस हो। आपको याद है मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन और करवाया था, हाइड्रेशन उसका आंसर था। अब हाइड्रेशन तो यहां पे दिया नहीं हुआ, और एक्चुअली दिया हुआ है इनडायरेक्ट वे से। हाइड्रेशन का एक सिनोनिम होता है, और इसका आंसर क्या बनेगा, लेविगेशन। लेविगेशन बेटा हाइड्रेशन ही होता है। लीचिंग में डेंसिटी डिफरेंस नहीं होता, मैग्नेटिक सेपरेशन में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी जाती है, लिक्वेशन तो है ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन का। समझ में आ गया। तो बेसिकली लेविगेशन बनेगा, और लेविगेशन बेटा हाइड्रेशन ही होता है। हाइड्रेशन
याद है आप लोगों को नेविगेशन क्या होता है बेसिकली? यस, हाइड्रोलिक वॉशर लेते हो, पानी डालते हो यहां से, याद है आप लोगों को? ये मेटल डालते हैं, हैवी मेटल नीचे बैठ जाता है डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, और मिट्टी बह के निकल जाती है, याद है? ये डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं, सॉरी हाइड्रेशन नहीं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिक वॉशिंग। याद है आप लोगों को? और हाइड्रोलिक वॉशिंग का दूसरा नाम होता है लेविगेशन। प्लीज आप याद कर लो, देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो लेविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग सेम ही बात होती है, तो कल को शब्द अलग आ जाए, वर्ड नया आ जाए तो घबराना मत। अगले सवाल पर चलते हैं। अभी हमें 100 सवाल करने हैं और आपको मेरे साथ रहना है। 2002 में सवाल पूछा गया है, पूछता है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। आपको बताना है कि एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड आप कैसे प्रिपेयर करोगे। फेरिक क्लोराइड क्या होता है? FeCl3 आपको प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे? एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करोगे? जल्दी से बताओ, शाबाश। 4 ऑप्शन है आपके पास। एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो आई टेल यू 1 2 3, आंसर इज एक्चुअली इट्स बी, हीटिंग ऑफ मेटेलिक आयरन इन स्टीम ऑफ ड्राई क्लोरीन। बहुत सिंपल था। जब आप यहां पर Fe लो, मेटेलिक आयरन लो, और उसको ड्राई क्लोरीन से जब आप रिएक्शन कराते हो, हीटिंग करते हो, तो इन दैट केस आपको FeCl3 मिलता है। यहां पर ये आपको चीज ध्यान रखनी है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? स्टीम ऑफ ड्राई क्लोरीन, यस। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको आयरन लेना है और उसको ड्राई क्लोरीन से रिएक्शन करानी है, ड्राई क्लोरीन, और हीट करोगे तो यहां पर FeCl3 तैयार हो जाएगा। बहुत आसान था, और कभी कभार आसान सवाल ही हमें नहीं आते। अगला सवाल जो DC 2002-2003 में पूछा गया, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ। आपको साइनाइड प्रोसेस जो है वो किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है? दैट इज द क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, साइनाइड प्रोसेस किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है? गोल्ड, सिल्वर, दोनों, या कॉपर? बहुत बढ़िया, ये दोनों के लिए यूज होता है, मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। इसको लीचिंग भी कहते हैं। आपको पता है कौन सा प्रोसेस है? वी आर टॉकिंग अबाउट लीचिंग। समझ में आ गया? ये लीचिंग कहलाता है। और इसमें आप लोग देखो क्या करते हो, NaCN का रिएक्शन आप सिल्वर के सल्फाइड से भी करा सकते हो, गोल्ड के सल्फाइड के से भी करा सकते हो। एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, और बाद में जिंक से रिएक्शन कराने के बाद ये जिंक सिल्वर को यहां से बाहर निकाल देता है, और यहां से सिल्वर रिड्यूस हो जाती है। सिमिलर गोल्ड के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। अगले सवाल पर चलते हैं, जो नीट 2017 का सवाल है, और ये बहुत अच्छा सवाल है। पूछा गया है HgCl2 and iodine both when dissolved in water containing I- ion, the pair of species formed is। जब आप HgCl2 और साथ में अगर आप लोगों ने आयोडीन, ठीक है, both when dissolved in water containing I- ion in the pair of species formed, आपने इनको मिला दिया और I- आयंस हैं यहां पे, तो आपसे पूछता है ये यहां पर क्या बनेगा। अगेन मैं कहता हूं ऑकवर्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। समझ में आ गया? तो HgCl2 जब I2 से रिएक्ट करेगा, वाटर भी है साथ में, तो क्या बनेगा? कौन से पेयर ऑफ स्पीसीज आपको वहां पे मिलेगी? ये सवाल आपसे पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं, वहां पर मिलेगा Hgi4-2 एंड I-3। बहुत बढ़िया सवाल है। यहां पर आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मर्क्यूरी का क्लोराइड लिया और आयोडीन से रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहां पर मर्क्यूरी का I4 वाला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है Hgi4-2। और यह सवाल एक्चुअली कहां पे पूछा जाता है? सॉल्यूशन में भी पूछा जाता है। सॉल्यूशन के चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहां पर Hg क्या कर रहा है? मर्क्यूरी क्या कर रहा है? आयोडीन को अपने साथ ऐड कर रहा है, जिससे नंबर ऑफ सॉल्यूट कम हो जाते हैं। इस पे सॉल्यूशन पे सवाल बना हुआ, और साथ में I-3 आयन भी बनता है, I3-। समझ में आ गया? सो नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I3-, ध्यान रखना, I3-। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या हुआ। उस कंटेनर के अंदर I- आयन भी थे, तो क्या हुआ, ये I- आयन I2 के साथ डिसोल्व होके रिएक्ट करके I3- बनाता है, और साथ में यही I- आयन HgCl2 के साथ रिएक्ट करके Hgi4-2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बच्चों को पता होता है और वहां पे गलती करते हैं, और इनफैक्ट यही सवाल आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी पूछा गया है
कि क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, जब आप मर्क्यूरिक आयोडाइड आयोडीन माइनस आई माइनस के सॉल्यूशन में डालते हो तब। तो एक्चुअली ये दो आयोडीन को और साथ में ले लेता है। समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला सवाल जो नीट 2018 में पूछा गया, सवाल क्या पढ़ो सब लोग। कहता है कंसिडरिंग अलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना। अगर आपको एल्यूमिना को रिड्यूस करना है, मतलब Al2O3 को रिड्यूस करना है, जल्दी से बताओ, और यहां से एल्यूमिनियम को बाहर निकालना है, तो ये काम कौन करके देगा? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। साथ में चैट में आंसर लिखते रहना। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, हमें 100 सवाल करने हैं, तो आज बेंटी नहीं रखा हूं मैं, ठीक है। आंसर इसका क्या बनेगा? मैग्नीशियम। बहुत अच्छे बेटा, मैग्नीशियम ऐसा मेटल होता है जो कि मैंने क्या कहा था लिंगम डायग्राम में, याद करो, नीचे वाला ऊपर वाले की ऐसी तैसी कर सकता है। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, वो एल्यूमिना को क्या कर सकता है? रिड्यूस करके एल्यूमिनियम दे सकता है, इसमें इतनी पावर होती है। तो जो नीचे है वो ऊपर वाले का ऐसी तैसी कर सकता है, तो मैग्नीशियम यहां पर आंसर बनेगा। अगला सवाल जो पूछा गया है, ईएम सेट 1978 में सवाल आया, 1978 में और 1999 में भी सवाल पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग गैसेस। अगर आप लोगों को गैसेस को ड्राई करना है तो इनमें से किसको यूज कर सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन। ठोको लाइक, याद रखना, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पसंद आता रहेगा आप लोगों को, बच्चों दिल बड़ा रख के लाइक भी करना है। अभी का टारगेट है हमारा अगेन 6000 से 7000 लाइक्स का टारगेट है। अभी 3000 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कम ऑन डूड, आंसर दो, शाबाश। सवाल पूछा गया इनमें से किसको आप लोग बेसिकली यूज कर सकते हो गैसेस को ड्राई करने में? कौन होगा यहां पे? यस, आपको याद है, आपको कल वाले सेशन में मैंने अमोनिया को ड्राई करने के लिए कौन से सब्सटेंस को यूज करना है वो पूछा था। अमोनिया भी तो गैस होती है, यहां पर गैस का एग्जांपल ही तो नहीं दिया। ज्यादातर कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को यूज किया जाता है, याद रखना, क्विक लाइम को गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि क्विक लाइम क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ गया? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम में क्विक लाइम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ड्राई करने के काम आता है। अगला सवाल जो 2000 में पूछा गया है, सवाल क्या है? Among the following identify the species with an atom +6 oxidation state। +6 oxidation state वाला एटम बताओ, काउंट करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, नो वरीज, बताओ। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बताओ जल्दी सी, शाबाश। काउंट करो। और आंसर आपको चैट में देने, मेरे प्यारे बच्चों, चैट में आंसर देने हैं। अब मेंटी नहीं है आज, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले वाले की बात कर लेते हैं। पहले वाला कितने पर है? +7 पर, कि ये KMnO4 है, तो फर्स्ट वाला तो है +7 पर, मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर क्रोमियम कितने पर है? +3 पर। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा 6 साइनाइड है और 3 माइनस का भी तो लग रहा है। समझ में आ गया? तो वो +3 पर है। ये कितने पर है? निकिल, देखो 6 माइनस के और 2 ये रहा, तो +4 पर निकिल दिखाई दे रहा है मेरे को। अब नीचे बच गया क्रोमियम, ये बच गया लास्ट में, कौन सा वाला? CrO2Cl2। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें आंसर बन पाएगा? क्रोमियम +6 पर, जी हां। 2 ऑक्सीजन है, -4, 2 क्लोरीन है, -2, तो क्रोमियम किस पे होगा? +6 पर। आंसर इसका क्या बनेगा? डी मने डॉग। और ये सबको आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी नहीं आती बेटा तो मेहनत कर लेना, क्योंकि इस पे सवाल 100% आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1984 में 1984 में सवाल पूछा गया, जिंक कॉपर कपल दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। जल्दी से बताओ। जिंक कॉपर कपल दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहां से आपको मिलेगा? ऑब्टेन कैसे करोगे उसको? Mixture of zinc dust and copper gang, zinc coated with copper coated with zinc and copper wire welded together। ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, देखो कितने लोग आंसर करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जी हां, इसका आंसर क्या बनेगा? जिंक कॉटेड कॉपर। आपको पहले जिंक लेना है और उसको कॉपर से कोट करना है। मान लो ये जिंक है, उसके ऊपर आपको कोटिंग करनी है कॉपर की। समझ में आ गया? कोटिंग करोगे उस पे कॉपर की,
और ये जिंक के ऊपर जो कॉपर की कोटिंग है बेसिकली यही एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे आप इसको ऑब्टेन करोगे, और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना। अंदर जिंक होएगा, समझ में आ गया? जिंक कोटेड विद कॉपर, ऊपर कॉपर होएगा, कॉपर की कोटिंग होएगी, समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है, जिंक इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सोल्ट, इट डिस्प्लेस द कॉपर एंड कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ जिंक। इस तरह से आप इसको क्या करते हो, जिंक के सरफेस पर डिसोल्व कराते हो ताकि वो मिक्स होके रिड्यूसिंग एजेंट बनाए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीएमटी 1983 और एमपीपीईटी 2002 में सवाल पूछा गया, जनरल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ओर। अगर कोई ऑक्साइड ओर है, वहां से मेटल को निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कार्बन रिडक्शन, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बहुत सिंपल सवाल है, क्या करना पड़ता है? जनरल मेथड क्या है? जनरली आप लोग क्या करते हो बेटा? जनरली कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि अगर किसी मेटल के साथ मान लो ऑक्सीजन होगा भी, सपोज करो कि कोई मेटल है उसके पास ऑक्सीजन भी है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को CO2 की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, और प्लस यहां से मेटल आपका बाहर निकल जाएगा। बड़ा कॉमन है। कार्बन कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कम ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, नहीं तो डाइऑक्साइड बना के बाहर निकाल देता है। तो कार्बन से जनरली हम लोग रिडक्शन कराते हैं, याद रखना। जैसे कि यहां पर देखो, Fe2O3 कार्बन से रिएक्ट करता है, Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। दैट डिपेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बट ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन को वहां से वो लिबरेट करवा देता है और मेटल को रिड्यूस कर देता है। अगले सवाल को देखो, अगर आज मेंटी होता तो इतनी तेजी से सवाल नहीं हो पाते, हमें 100 सवाल करने हैं। इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय, ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको रिड्यूस किससे करते हो? अभी करके आए हो 2 मिनट पहले, ये गलत मत बोल देना, अभी करके आए हो। इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ये रहा यार, इसे क्या बताऊं। एमपीपीएमटी 1989 और 2005 में सवाल पूछा गया के सेट में। फाइनली रुको, है ना, सर चकरा गया। अब मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये नॉर्मल रिडक्शन है, ब्लास्ट फर्नेस में आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हो, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे को बड़ा मजा आता है फंसाने में। देखो मैं आपको बताता हूं, ब्लास्ट फर्नेस का खेल थोड़ा अलग होता है। नॉर्मली आप लोग अगर किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करना चाहते हो तो वो जनरल मेथड होता है कार्बन का यूज कर लो, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में डेल्टा जी का वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होता है। इसलिए ब्लास्ट फर्नेस अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ब्लास्ट फर्नेस में बेसिकली आपको बार बार कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती दिखती है, और एक्चुअली वही कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के साथ रिएक्ट करती है और Fe को अलग निकालती है और CO2 को बाहर निकालती है। ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया जाता है, प्लीज आप इसको लिख लो। ये मेरे को पता था ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे, अब मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं दोनों की। कल को मान लो आप सर चकरा जाएगा आपका अगर आपको अलग अलग डिफरेंस नहीं पता होगा। जनरली हम लोग कार्बन यूज करते हैं, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस में अगर आप ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम देखो तो आपने देखा होगा पूरे में अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, और आपको हर बार दिखेगा कि साथ में कुछ भी रिएक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल रही है, और एक्चुअली वही कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि यहां से आयरन को बाहर निकाला जा सके। इसलिए कॉपी में लिख लेना कि ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग ये काम, रिडक्शन का काम कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं, है ना। सर चकरा गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहता हूं नोट करो, जब तक नोट नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल प्रोसेसेस इन दी। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, रुको, एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। पीछे और इस सवाल में एक और फर्क है, पूछो क्या। इस सवाल में आपसे पूछा गया कि जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ओर। अगर आपके पास कोई ओर हो तो आपको कार्बन लेना होता है, तो आप कार्बन से बेसिकली उसको सिर्फ कार्बन लो, कार्बन के अंदर ओर को डालो और बेसिकली उसको हीटअप करो। तो कार्बन कहां से मिलेगा आपको? कार्बन बड़ा कोयला, कोयला नहीं जानते हो, कोयला, बस कोयला ही तो लेना होता है, तो वो आपके लिए आसान है। जनरली हम लोग वो मेथड यूज करते हैं, लेकिन बेटर मेथड कौन सा है? बेटर मेथड है जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हो। और ब्लास्ट फर्नेस में एक्चुअली आप लोगों को पूरे फर्नेस के अंदर CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है
ये गैस बनती दिखती है ऑटोमेटिकली हीट होने की वजह से। दैट्स वाई यहां पर सीओ मेथड, सीओ आंसर बनेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट 2002 का सवाल है, द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमेटाइट। कौन सा प्रोसेस है जहां पर यूज होता है, ठीक है, स्टील के प्रोडक्शन में हेमेटाइट से? कौन सा प्रोसेस होता है बताओ, क्या करना पड़ता है? अगेन स्टील को आप स्टील मत समझो, ये एक्चुअली आयरन ही निकाल रहे हो हेमेटाइट से, Fe2O3 से आप आयरन निकाल रहे हो, वो कैसे करोगे वो सवाल है। फाइनली आंसर इसका बनेगा ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। समझ में आ गया? मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड FeO, उसको बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, ऑक्सीडेशन कराओ, Fe2O3 में कन्वर्ट हो, यही तो है आपका हेमेटाइट। और फिर इस हेमेटाइट को, ये तो आप अभी आप करके आए हो, ये ब्लास्ट फर्नेस में ये Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe में कन्वर्ट होता है। देखो ये वही वाला काम है। नाउ हेमेटाइट रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस। ये सारा का सारा जो है काम है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अभी एक बार और आ गया, ब्लास्ट फर्नेस कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया जाता है, लेकिन जनरली कार्बन को यूज किया जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, आपके लिए क्या चीज जुगाड़ करनी आसान है, कोयला या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? कोयला या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? आप कार्बन मोनोऑक्साइड के सिलेंडर कहां से लाओगे? कोयला तो फिर भी मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया? तो जनरली कोयला यूज करते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में है और वहां से सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रिडक्शन आसानी से होगा। अगला सवाल, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज 2001 का सवाल है। फटाफट से आंसर दो, शाबाश। क्लियर है सब लोगों को? यहां पर कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए जो स्लैग होता है, वो स्लैग का फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। क्या होएगा? बहुत बढ़िया, नाउ यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। आंसर इसका बनेगा यस, आयरन सिलिकेट FeSiO3। कैसे बनता है ये? दैट्स वेरी इजी, आप इसके लिए फ्लक्स लो, समझ में आ गया, SiO2 लो, और ये आपकी गैंग है FeO, यही इंप्योरिटी होती है। इसी इंप्योरिटी को आपको अलग करना होता है। जो फ्लक्स क्या करता है, इसको अपने साथ लेता है, FeSiO3 जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो बह के नीचे आ जाती है, उसको अलग कर लेते हैं। समझ में आ गया? यही स्लैग बनाता है। SiO2 एज अ स्लैग काम करता है और FeSiO3 यही होता है स्लैग। समझ में आ गया? तो SiO2 फ्लक्स की तरह काम करता है और FeO की इंप्योरिटी को अलग करने का काम करता है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 का सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। कहता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड X produces effervescence with concentrated H2SO4. X react with the acid aqueous CaCl2 solution to give a white precipitate which decolorizes acid solution of KMnO4. आपसे पूछा X क्या है? सोडियम सोल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड X, ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड है X, उसका सोडियम सोल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड X प्रोड्यूसेस, ठीक है, एफर्विसेंस विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये एक बहुत ही सीक्वेंस वाली इक्वेशन है। अब इसका जवाब आप लोग दो, कितने आंसर देंगे यहां पर देखें। नीट 2017 का सवाल है और जनरली उस वक्त भी काफी बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए थे। सोचो क्या आंसर बन सकता है, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। पूछा है कि X क्या है, व्हाट इज X, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक एसिड का सोडियम सोल्ट है X, वो ढूंढना कि वो कौन है, C6H5COOH है, और आगे भी आपको दिया हुआ है कि वो H2SO4। X रिएक्ट विद एसिडिक एक्वस CaCl2 सॉल्यूशन टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच डीकलराइजेज KMnO4। जिसका बैंगनी कलर होता है, जिसका पर्पल कलर होता है, उसको भी वो डीकलराइज करता है। तो आई टेल यू आंसर इज, नीचे देखो, है ना, सोडियम ऑक्सलेट वुड बी द आंसर। ऑक्सैलिक एसिड का सोडियम सोल्ट, सोडियम ऑक्सलेट आंसर बनेगा। और ये ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपको सोडियम ऑक्सलेट लेना है, ध्यान से समझना, ये सोडियम ऑक्सलेट है, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। इट गिव्स एफिशिएंसी ऑफ CO2, यही देता है आपको CO2 की एफिशिएंसी। आपको पता है, एक बात आपको बताऊं कि ये C2O4 -2, इसका जब भी रिडॉक्स रिएक्शन कराते हो तो खुद CO2 में कन्वर्ट होता है।
बहुत कॉमन चीज है, सबको पता होगी। रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग इसको पढ़ के भी आए हो। तो जब आप Na2C2O4 को एसिडिक मीडियम में बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन करवा रहे होते हो, तो बेसिकली ये जो आपको ऑक्सिलेट आयन है वही आपको CO2 गैस निकाल के दे रहा होता है। सबको समझ में आया? और यही जो बेसिकली X है वही CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर का कैल्शियम ऑक्सिलेट का पीपीटी बना के देगा। और मजे की बात, KMnO4 को डीकलराइज करने का काम भी एक ऑक्सैलिक एसिड करता है। क्यों? क्योंकि KMnO4 इस ऑक्सैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा CO2 के अंदर और खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 आयन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, जरा आप चेक कर लो। यहां पर फिर आंसर क्या बनेगा? ऑक्सलेट आयन का सोडियम सॉल्ट, सोडियम ऑक्सलेट आंसर बनेगा इसका। समझ में आ गया? अब इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक है कि ऑक्सलेट ही आयन ऐसा है, आपने रेडॉक्स में जरूर पढ़ा होगा कि वो CO2 में कन्वर्ट होता है। तो अगर वो बोलता है कि विद H2SO4, ठीक है, एफोर्फिसेंस का मतलब होता है CO2 के बबल्स पैदा करना। समझ में आ गया? वो कौन करके देगा? ऑक्सलेट आयन। अब अगले सवाल पर चलते हैं। हीटिंग ऑफ पायराइट्स इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कोल्ड। ये सवाल कितने एग्जाम्स में पूछा गया, जरा आप चेक करो। CPMT 1976, 73, 75, 78, 97, 94, 82, 84, 86, 2000, 01, 02। ओ माय गॉड। सल्फाइड और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? सल्फाइड और ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने होते हैं, ये तो सबको पता है। जैसे कि जिंक का सल्फाइड लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस यहां से बाहर निकलती है। इसको, ये जितने भी प्रोसेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड और यहां पर कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप इनका रिडक्शन करवाते हो, ऑक्साइड बनाते हो बेसिकली। समझ में आ गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप इनका हीटिंग करते हो, आई एम सो सॉरी, हीटिंग करते हो, तो इसको रोस्टिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। और रोस्टिंग बेसिकली ऐसे मैच कर लो, सल्फाइड और के लिए की जाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। बेसिमर कन्वर्टर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। आपको बताना है कि बेसिमर कन्वर्टर बेसिकली किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है? बेसिमर कन्वर्टर, बताओ। अगला सवाल है, बेसिमर कन्वर्टर किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है? डूड फटाफट से, शाबाश। बेसिमर कन्वर्टर किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है? एंड द आंसर इज, लिखते जाना, जितने ज्यादा लिखोगे काम आएगा। फाइनली स्टील। बेसिमर कन्वर्टर स्टील के लिए यूज किया जाता है, स्टील की प्रिपरेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। लिखते जाओ, ये सारे सवाल इनऑर्गेनिक के, ऐसे ही जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? तो फाइनली आपको क्लियर है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 का सवाल है, 2016 का सवाल है। द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस। अगर आप लोगों ने जिंक का रिएक्शन डिल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दिया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन डूड, आंसर बताओ, शाबाश। क्या प्रोड्यूस करेगा? दैट्स वेरी इजी। पहले तो जिंक का डिल्यूटेड के साथ किया, जिंक को रिएक्शन कराना है डिल्यूटेड के साथ, तो वो करेगा N2O, लाफिंग गैस। और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो क्या करेगा? NO2। आंसर क्या होगा? N2O एंड NO2। आंसर बनेगा इसका D। बच्चों ये सवाल गलत कभी मत करके आना, रिक्वेस्ट है मेरी, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। सो जिंक का रिएक्शन अगर डिल्यूटेड HNO3 के साथ कराओगे तो यहां से लाफिंग गैस मिलती है। बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और जिंक का रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे तो NO2 गैस। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो गैस फिक्स है ब्राउन कलर का, फर्क सिर्फ यहां पर पड़ता है। समझ में आ गया? तो इन क्वेश्चंस में गलती अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा आप चेक करो, ये N2O एंड NO2, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय O3। इनमें से कौन है जिसको आप O3 से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते? ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। O3 इसमें से किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये हमने डिस्कस किया है, एंड दैट इज KMnO4। क्यों?
क्योंकि KMnO4 में मैंगनीज अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी इसकी ना के बराबर है। सेम क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी आता है, और क्योंकि KMnO4 आर्टिकल है किसका, डीएनएफ ब्लॉक का, समझ में आ गया, तो उसके अंदर भी ये सवाल आता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following arrangements does not represent the correct order of the property stated against? जहां पर सामने प्रॉपर्टी लिखी हुई है और ये साथ में दिया हुआ है ऑर्डर, आपको ढूंढना है कि कौन सा यहां पर करेक्टली नहीं लिखा हुआ। डज नॉट, ये देखो कौन सा यहां पर करेक्टली नहीं लिखा हुआ, बताओ, शाबाश। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। Fe+2 के पास कितने होते हैं, 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Mn+2 में कितने होते हैं, 25 में से 2 गया। हाँ, तो बेसिकली ये क्या होता है, Mn के केस में क्या होता है, मैंगनीज की बात करें हम लोग, मैंगनीज में होता है Rn 18 हो गए, उसके बाद 4s 20 और 5 25 3d5, 2 निकाल दे 5 नहीं, तो आंसर इसका ए होना चाहिए। ए आंसर बनेगा, क्यों, क्योंकि Fe+2 के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है, और Mn+2 के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेसिकली Mn+2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू Fe+2। सबको समझ में आ गया, तो आंसर इसका क्या बनेगा, ए, क्योंकि यहां पर फ्लिपिंग है, इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 4 होते हैं, तो 5 वाला पहले आएगा ना। बाकी सब ठीक है, आयनिक साइज बिल्कुल सही है, स्टेबिलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ये भी सही है, और ऑक्सीडेशन वाला ये भी सही है। इसका मतलब बाकी तीनों नीचे वाले सही है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज सबसे ज्यादा दिखाता है, फिर क्रोमियम आता है, फिर यहां पर टाइटेनियम आता है, फिर स्कैंडियम आता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 1982 का क्वेश्चन है। इन मेटलर्जी ऑफ आयरन व्हेन लाइमस्टोन इज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस, लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड जब ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, द कैल्शियम आयन एंड्स अप इन, आपको बताना है ये जो कैल्शियम आयन है वो कैसे खत्म किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर बनेगा। कैल्शियम आयन यहां से कैसे खत्म होता है, फाइनली आंसर क्या बनेगा, स्लेग। बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, SiO2 के साथ रिएक्शन करता है, वही सेम है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेसिकली SiO2 के साथ रिएक्शन करता है, CaSiO3, ये लो कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, समझ में आ गया, और इसी को स्लेग बोलते हैं, ठीक है। FeSiO3 CaSiO3 स्लेग ही होती है। अगला सवाल BHU 1990 में सवाल पूछा गया, वेन आर्केल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व्स द कन्वर्टिंग द मेटल टू अ, जब वेन आर्केल मेथड आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर मेटल बेसिकली किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, मेटल बेसिकली उसको किसमें, वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड, वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड, नॉन वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड, नन ऑफ दीज, बताओ। आंसर इज वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड। यस गाइस, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, यहां पर जरा आप चेक करो, ये जो टाइटेनियम है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके टाइटेनियम आयोडाइड, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनाता है, और एक्चुअली अगर ये अनस्टेबल होता तो ये पीछे की तरफ चला जाता है वापस। ये स्टेबल कंपाउंड है बट वोलेटाइल है, और बाद में उसको सुपर हीट करने पर यहां से टाइटेनियम अलग बाहर निकल जाता है। अगला सवाल कर्नाटका नीट 2018 का सवाल है, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेटल, रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कार्बन, इनमें से कौन है जिसको आप कार्बन से रिएक्शन कराने के बाद आप वहां से मेटल बाहर नहीं निकाल सकते, वो कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्या आंसर बनेगा, बताओ, शाबाश। 100 क्वेश्चन है और आज का हमारा टारगेट है 6000 लाइक्स का। 4000 बच्चों ने लाइक कर दिए हैं। हाँ, तो आंसर इसका क्या बनेगा, एल्यूमिना। अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आए थे, अगर आपने अलिंगम डायग्राम देखा था तो अलिंगम डायग्राम में एल्यूमिना को अगर कोई रिड्यूस कर सकता है तो वो है मैग्नीशियम ओनली।
कार्बन नहीं कर सकता। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे लिंगम डायग्राम में, याद है आप लोगों को? तो बेसिकली आपको याद रखना है जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इसके अलावा टिन हो गया, कॉपर हो गया, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन एल्यूमिनियम वाला सीन जो है ना वो कार्बन से नहीं होएगा। समझ में आता है? ब्लास्ट फर्नेस में उनको कार्बन से कर सकते हो। अगला सवाल 2004 में पूछा गया सवाल है, कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स गैस विच इज ऑल्सो गिवन बाय। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने के बाद जो गैस मिलती है वो गैस और किससे मिल सकती है? दैट इज द क्वेश्चन ओनली। इट्स अ गुड क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट को पकड़ोगे, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो यहां से क्या होगा? सबसे पहले तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल आप बाहर निकालोगे, प्लस यहां पर Cr2O3 बाहर निकलेगा, और प्लस यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो बेसिकली आपको नाइट्रोजन गैस दे रहा होता है। याद रखिएगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट आपको नाइट्रोजन गैस बाहर देता है। अब पकड़ो नाइट्रोजन और कौन दे सकता है? ठीक है, अब आप आ जाओ NH4NO2 पर। यह आपको नाइट्रोजन गैस पक्का दे देगा। क्यों? इसको हीट करो, वाटर के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे? 2। तो आपने 2 ऑक्सीजन यूज कर ली, 4 हाइड्रोजन यूज कर ली, पीछे नाइट्रोजन ही बचा। तो आपका आंसर क्या होगा? हीटिंग ऑफ NH4NO2 ओनली। तो NH4NO3 क्या देता है? ये आपको देगा N2O। समझ में आ गया? अब कई लोग यहां पर मैग्नीशियम एजाइड, ये जो Mg3 एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड का नाम लेने लगते हैं। इसकी हीटिंग में ये नहीं मिलता बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पानी भी लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो दिस इज नॉट द आंसर। नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर नहीं निकलेगा। चलिए, तो फाइनली आपको मालूम पड़ गया आंसर क्या है। अगले सवाल पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का सवाल है। रिडक्शन ऑफ द मेटल सेंटर इन एक्वस, ये क्या है? परमैंगनेट आयन डज नॉट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ द मेटल सेंटर इन एक्वस परमैंगनेट आयन डज नॉट इन्वॉल्व्स। दैट्स अ गुड क्वेश्चन ओनली। 3 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इन एल्कली मीडियम एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम। बहुत अच्छा है सवाल, बहुत ही अच्छा है। रिडक्शन ऑफ द मेटल सेंटर इन एक्वस परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन क्या होता है? ये बात कर रहा है MnO4 माइनस की। डज नॉट इन्वॉल्व्स, इनमें से क्या इन्वॉल्व नहीं करता? तो बेसिकली 1 होता है, 5 होता है एसिडिक। देखो बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल, ये होता है। ये वाला आंसर बनना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल सही। तो आंसर इसका बी बनेगा। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। जो आपका परमैंगनेट आयन होता है MnO4 माइनस, वो आपको एसिडिक मीडियम में अगर आप देखोगे तो वो कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर, एसिडिक मीडियम में। तो 5 का चेंज आता है यहां पर, क्योंकि ये +7 से +2 पे जाता है, तो 5 का चेंज आता है। इसके अलावा अगर आप बेसिक मीडियम की बात करो तो ये बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाता है MnO4-2 में, 1 का चेंज आता है। और अगर आप इसी को न्यूट्रल मीडियम में देखोगे, न्यूट्रल मीडियम में, तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर, जिसमें टोटल चेंज देखोगे प्लस का 7 है ये, और MnO2 में प्लस का 4 है, तो यहां पर 3 का चेंज आता है। तो आपका जो 5 का चेंज आ रहा है वो एसिडिक मीडियम में आता है। समझ में आ गया? और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन का जो चेंज दिखाई दे रहा है वो न्यूट्रल मीडियम में लिख रहा है, जो कि गलत है। समझ में आ गया? तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी। ये अगेन बढ़िया सवाल था, बहुत ही बढ़िया, बस समझने की बात है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। MPPMT 2003 और DC 2002 में पूछा गया, विच ट्रांजिशन मेटल रिड्यूसेस स्टीम टू इवोल्व हाइड्रोजन। अच्छा सवाल है। ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम को, यानी कि वो H2O वेपर सिचुएशन में जो H2O होगी उसमें से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा? कौन है यहां पे? इतना जिद्दी काम कौन कर सकता है? यस, फाइनली आंसर इज
आयरन। ध्यान रखोगे, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये आपको बहुत पहले बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो आयरन होता है बेसिकली वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है, हेमेटाइट बेसिकली इसी को बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहां से वो लिबरेट करता है। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया था, अमेजिंग। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 इज फॉर्म्ड व्हेन। आपको बताना है पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 आप कैसे बनाते हो। क्लोरीन इज पास्ड इनटू एक्वस KMnO4, manganese dioxide is fused with KOH, potassium permanganate react with concentrated H2SO4 and none of the above। बहुत बढ़िया सवाल है। पोटेशियम मैग्नेट आप कैसे बनाओगे, K2MnO4 कैसे फॉर्म होता है, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। K2MnO4 कैसे फॉर्म होता है, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? I will tell you, don't worry, answer of this particular question is मैंगनीज डाइऑक्साइड को फ्यूज करना पड़ता है। आपने अगर KMnO4 का पूरा आर्टिकल पढ़ा है तो आप लोगों को प्रिपरेशन में पढ़ाया जाता है, पता है आपको। जब आप K2MnO4 बना लेते हो तो वहीं से ही आप KMnO4 बनाते हो, तो KMnO4 बनाया ही K2MnO4 से जाता है। इन दैट केस आपको MnO2 इसको फ्यूज करना होता है बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन के साथ, तो यही आप लोगों को क्या बना के देता है, K2MnO4 बना के देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रिएक्शन थोड़ी गलत लिखी हुई है, यहां पर यही है आपको जो K2MnO4 फॉर्म करके देगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? K2MnO4 यहीं से फॉर्म होके मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पर थोड़ा उल्टा सीधा लिखा हो, उसको भूल जाना, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड इज फ्यूज्ड विद KOH इन एयर, यहां से K2MnO4 बनता है। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2015 का सवाल है। अगला सवाल क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हॉल हेराल्ड प्रोसेस for the extraction of aluminium, in the context of Hall Herold process for the extraction of aluminium, which of the following statement is false? आपसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताओ शाबाश। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मैं बताऊं? आंसर इज डी। क्या लिखा हुआ है? Na3AlF6 सर्व्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है? CO एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, बिल्कुल इसमें प्रोड्यूस होती है। Al2O3 एंड CaF2 लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। Al+3 इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड टू फॉर्म एल्यूमिनियम, आपसे पूछा गया, ये भी सही है। आपसे गलत पूछा गया है, कौन सा बेसिकली फोल्स स्टेटमेंट है। तो यहां पर Na3AlF6 इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करता, समझ में आ गया? एज अ सॉल्वेंट काम करता है, एज अ सॉल्वेंट, समझ में आ गया? जो कि बेसिकली कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करता, ध्यान रखना। अगले सवाल पर चलते हैं, नीट 2016 का सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग और इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन? फ्रोथ फ्लोटेशन से आप किसको कॉन्सेंट्रेट आसानी से कर सकते हो, आंसर बताओ। इनमें से फ्रोथ फ्लोटेशन, बेटा एक बात बताऊं, यहां पर 4 दिन बाद है ना तुम्हारा पेपर है। एक बच्चा क्या लिख रहा है, आज मजा नहीं आ रहा, 4 दिन बाद पेपर है ना। तैयारी तुम्हारी पता नहीं किस वे से है। अब आप लोग अगर ये चाहते हो मैं गाना गा के नाच के तुम्हारा टाइम खराब करूं तो उसका क्या मतलब निकलेगा? आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेटा, जितना करोगे उतना फायदा मिलेगा। क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग और इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन? सल्फाइड का और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, आंसर क्या बनेगा? गैलेना। गैलेना, जितना सुनोगे उतना आपको मजा आएगा, PBS आंसर होगा। तो बाकी अगर मैं बात करूं कैसेटराइट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? SNO2, समझ में आया? मैग्नेटिक, जरा आप चेक करो, कैसेटराइट का फॉर्मूला होता है SNO2, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है, और ये भी सल्फाइड और नहीं है। मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस एंड CuCO3, ये होता है मैलेकाइट का फॉर्मूला। लास्ट में बच गया गैलेना, जिसका फॉर्मूला होता है PBS, और यहां पर ये सल्फर की ओर है, इस वजह से इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड K2Cr2O7 इज जेंटली वार्म्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? अगर आप लोगों ने
यहां पर आपको पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। अगर आप K2Cr2O7 जो है उसको नमक और H2SO4 के साथ जेंटली वार्म करते हो तो कौन सी चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, बताओ, शाबाश। 100 सवाल करने हैं और हमें कल उठ के वापस से 4 दिन का पूरा अपना खिचड़ी भी निकालनी है। समझ में आ गया? 4 ही दिन रह गए, इसलिए सवाल करो बैठ के बजाय मजे ढूंढने के। जल्दी करो, शाबाश शाबाश, आंसर करो। क्या आंसर बनेगा? वेरी गुड। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? 4500। ठोको लाइक इस बात पे। क्लोरीन गैस इज ओल्ड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। देखो जरा आप चेक करो, जब K2Cr2O7 आप NaCl के साथ रिएक्शन कराते हो, इन दैट केस H2SO4 साथ में आएगा। सो यहां पर एसिडिक मीडियम है, H2SO4 है, H2O नहीं है, दिस इज H2SO4। ठीक है, प्लस। ठीक है, तो H2SO4 इन दैट केस यहां पर एक तो KHSO4 बनता है, NaHSO4 बनता है। तो ये मतलब क्या हुआ? पोटेशियम और सोडियम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहां पर KHSO4 और NaHSO4 बना रहे हैं। और साथ में यहां से बाहर क्या निकलता है? देखो, क्रोमियम का ये वाला कंपाउंड बाहर निकल रहा है जिसका रेड वेपर होता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रेड कलर की वेपर होती है यहां पर इस कंपाउंड की, ये कंपाउंड बाहर निकलता है और साथ में निकलता है पानी। क्लोरीन गैस यहां से बाहर नहीं निकलती है। समझ में आ गया? क्लोरीन गैस यहां से बाहर नहीं निकलती है। इज दिस क्लियर? क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म होता है, दिख रहा है? क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। समझ में आ गया? लेकिन क्लोरीन गैस बाहर नहीं निकलती है। रेड कलर की वेपर बनती है इसकी और ये बाहर निकलता है, लेकिन यहां से क्लोरीन गैस ना बाबा ना, ये बाहर नहीं निकलती है। अगले सवाल पर चलते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल बी कलर्ड इन द केस। आपको बताना है इनमें जिसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, किसका सॉल्यूशन आपको कलर्ड मिलेगा? 1990 का सवाल है। इनमें से किसका सॉल्यूशन आपको कलर्ड मिलेगा? 1990 का सवाल है, बताइए। शाबाश। इनमें से किसका सॉल्यूशन आपको कलर्ड मिलेगा? और आंसर क्या होएगा? जिंक को देखो, जिंक Zn+2 में है, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं। आंसर इसका साफ ही दिख रहा है, क्या बनेगा? कोबाल्ट वाला। वैसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो देखो, जिंक जो है ना वो Zn+2 की फॉर्म में है। लिथियम जो है बेसिकली वो Li+ की फॉर्म में है, लेकिन कोबाल्ट दिख रहा है वो +2 की फॉर्म में है। और सिर्फ यही है जिसके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और किसी के पास भी नहीं होंगे। समझ में आ गया? पोटाश एलम भी आंसर नहीं होगा। तो फाइनली पोटाश एलम तो फिटकरी होता है ना, उसका कहां सॉल्यूशन कलर्ड होता है? आंसर इसका बनेगा कोबाल्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अलोए कंटेन कॉपर? किस अलोए के अंदर कॉपर, टिन और जिंक सभी होते हैं? बताओ, किस अलोए के अंदर कॉपर, टिन और जिंक सभी होते हैं? 100 सवाल करने हैं हमें, जल्दी फास्ट करते हैं बेटा। आंसर बताओ इसका। कॉपर, टिन और जिंक, बहुत बढ़िया। बट आप आंसर मैं आपको बताता हूं, दैट इज गन मेटल। गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक सभी होते हैं। गन मेटल इज द आंसर। मैं आपको बता देता हूं जिसको नहीं पता, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक तीनों होते हैं, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, और जो टाइप मेटल होता है उसके अंदर आपको लेड, टिन और एंटीमनी होता है। तो आपको गन मेटल के बारे में पूछा गया था। गन मेटल, उसके अंदर कॉपर, टिन और जिंक तीनों होते हैं। याद करते रहना और लिखते रहना। अगला सवाल 2005 का सवाल है। Which of the following pair is expected to exhibit the same color in the solution? Which of the following pair is expected to exhibit same color in solution? 2005 का सवाल है। Same color in solution. Same color in solution. शाबाश। And the answer is CuCl2 and VOCl2। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ये दोनों जो आपके पास कंपाउंड थे, ये जो CuCl2 और VOCl2, ये दो कंपाउंड थे, CuCl2 और यहां पर दूसरा दिया हुआ VOCl2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेनेडियम के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? +4। और कॉपर के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? +2। समझ में आ गया?
बोथ हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। जरा आप ध्यान से चेक करिएगा, अगर आप वेनेडियम +4 देखोगे और कॉपर का +2 चेक करोगे, सब 23 होता है, 4 निकालोगे तो 19, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इनका जो कलर होता है बेसिकली वो क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है। समझ में आ गया? कॉपर +2 आयन का कलर क्या होता है, ब्लू, तो बस यही कलर उसका भी होता है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी थी और फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन को चेक करना था। जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनके कलर भी अमूमन सेम होते हैं। अगला सवाल, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट लिस्टेड बिलो with atomic number, which one is expected to have highest E naught value? इनमें से किसकी हाईएस्ट E नोट वैल्यू होती है? मतलब वो भी समझ लो, M+3 से M+2 पे जाने के लिए E नोट का वैल्यू किसका हाईएस्ट होता है? Which one is expected to have the highest E नोट वैल्यू? That is the question only. मतलब अगर कोई M+3 से, जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम +3 से +2 पे जाएगा, मैंगनीज +3 से +2 पे जाएगा, Fe+3 से +2 पे जाएगा, या फिर कोबाल्ट +3 से +2 पे जाएगा, तो उस केस में उसकी E नोट की वैल्यू हाईएस्ट होगी। ऐसा कौन है ये आपको बताना है। एंड फाइनली कोबाल्ट आंसर बनेगा इसका। लोग आयरन आंसर देते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनको ये लगता है कि आयरन जो है बेसिकली +3 और +2 दोनों स्टेट में पाया जाता है और उसकी फेरिक वाली स्टेबल नहीं होती, जबकि आप गलत हो, उसकी फेरिक वाली ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू फेरस। इन दैट केस जो आपका CO है, इसका मतलब क्या है जरा आप चेक करो। हाईएस्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये कन्वर्जन आसान होगा, और ये कन्वर्जन कोबाल्ट के केस में आसान होता है। समझ में आ गया? कोबाल्ट आसानी से +3 स्टेट से +2 स्टेट पे आ जाता है, क्योंकि इसके लिए इसके E नोट का वैल्यू हाईएस्ट है इन सब में। समझ में आया? और अगर आप चेक करना चाहते हो तो जरा आप चेक करो, Mn+3 से +2, Fe+3 से +2, कोबाल्ट +3 से +2 दिखाई दे रहा है। और यहां पर क्रोमियम +3 से +2 तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपको बताया तो क्रोमियम +3 वाला आयन ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखो यहां पर टॉप पे ये आ रहा है और आयरन तो 3rd नंबर पे जा रहा है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसका कन्वर्जन। तो समझ में आया? तो कोबाल्ट आंसर आएगा, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो दिस इज द क्वेश्चन जो आने की चांसेस जिसकी है। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी? बहुत सिंपल है, कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों पाई जाती है ये तो हम 10 बार कर चुके हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के वजह से किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से। सबको समझ में आ गया? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स? इनमें से कौन है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएगा? 2000, 2002, 2002 और उसको 1994 में सवाल पूछा गया है। जल्दी से बताओ, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स? एंड दैट इज, जल्दी से बताओ, आंसर इज मैंगनीज, जो कि +7 दिखाता है। क्रोमियम के केस में कितनी होती है? +6। आयरन के केस में +2, +3, +7 तक तो ये भी नहीं जाता, और ये जो मैंगनीज है बेसिकली +7 तक जाता है। सबसे ज्यादा यही दिखाता है, और वैसे भी मैंगनीज जो है बेसिकली वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाता है, और ये मैक्स पे भी जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 7 होते हैं। सातों के सातों ये यूज करके +7 तक जाता है। वेनेडियम +5 तक, क्रोमियम +6 तक, और आयरन +6 तक, पर वो बहुत अनस्टेबल है, और एक्चुअली आयरन की +2 और +3 ही होती है। अगला सवाल, नेम द गैस दैट कैन रिडीली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन? यहां से ऐसा कौन है जो कि KMnO4 सॉल्यूशन को बड़े आसानी से डीकलराइज कर देगा? नीट 2017 का सवाल है, बताओ। एंड दैट्स वेरी सिंपल एज वेल। मतलब KMnO4 को कौन रिड्यूस कर देगा और खुद कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एंड द आंसर गोज टू, एंड द आंसर इज, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी जगह होता तो मैं लगाता SO2, और आंसर इसका SO2 है। क्यों? क्योंकि SO2 में जो सल्फर है बेसिकली वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और ये मैक्स +6 तक जा सकता है। मतलब अभी भी ये ईगरली अवेटेड है, उसको 2 बढ़ाना है अपना। NO2 की बात करें तो बेटा NO2 भी
अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा के N2O5 तक लेके जा सकता है, यानी कि पर यहां पर चेंज सिर्फ एक का ही है, तो इसको इतनी जरूरत नहीं क्योंकि NO2 खुद भी स्टेबल गैस होती है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, समझ में आ गया, इसलिए भूख ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से करेगा। बट P2O5 का तो सीन ही नहीं बनता क्योंकि खुद +5 पर है, इससे ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं। CO2 का भी केस नहीं बनता क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। SO2 आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ध्यान रखना KMnO4 को SO2 बड़े आसानी से डीकलराइज कर देती है। ओडिशा नीट 2019 का सवाल है, व्हेन न्यूट्रल और फेंटली alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, iodide ion is converted into X. Now what is X? और ये सवाल हमने कल भी देखा था, ये गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कम ऑन डूड, आंसर बताओ, शाबाश। और ठोको लाइक, मैं आपसे ये कहूंगा, 4800 बच्चों ने लाइक कर दिया। अच्छा मैंने बोला नहीं तो आपने लाइक ही नहीं कर रहा, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे बोल के लाइक करोगे। डू लाइक द सेशन, अगर दिल बड़ा है तो बेटा लाइक जरूर करो क्योंकि हम लोग आपके लिए, बस सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। डू लाइक द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। IO3 माइनस, यहां पर IO3 माइनस आंसर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप कहोगे सर आयोडीन तो +7 तक भी जाता है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो अंदर वाले s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसका IO4 माइनस वाला इतना स्टेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? IO3 माइनस। अगले सवाल पर चलते हैं, याद रखना IO3 माइनस वुड बी द आंसर। अगला सवाल, which one of the following alloys contains some of the lanthanide metal? इनमें से ऐसा कौन सा अलोय है जिसमें लेंथेनॉइड मेटल होएगा? लेंथेनॉइड, F ब्लॉक की मेटल होएगी जिसमें। 5000 लाइक कहने के बाद लाइक किया है बच्चों, इतनी देर से तुम लोग ऐसे ही बैठे थे, मजे ले रहे थे तुम लोग मेरे। तो डू लाइक द सेशन बच्चों, कहने की जरूरत ना पड़े। अब सवाल ये है कि लेंथेनॉइड मेटल बेसिकली इसमें होता है, वो होता है मिश मेटल। हम लोग बहुत बार कर चुके हैं पर ये गलती नहीं होनी चाहिए, दैट इज मिश मेटल। ठीक है, मिश मेटल जो होता है उसमें 95% तक आपको लेंथेनॉइड मेटल मिलेगा, और फिर उसमें आयरन होता है 5% और ट्रेसेस होते हैं सल्फर के, कार्बन के, कैल्शियम के, एल्यूमिनियम के। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड्स chiefly used for the extraction of lead and tin, ये सवाल हमने पहले भी किया था। आपको जब यहां पर लेड को और टिन को, यानी कि पीबी को और टिन मतलब SN, इनको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करोगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ये हमने बहुत बार किया है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। लेड के केस में सेल्फ रिडक्शन होगा, जबकि टिन के केस में कार्बन रिडक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूं, टिन के केस में, SN के केस में तो आप कार्बन को यूज करते हो ताकि वो यहां से टिन को एक्सट्रैक्ट करे और CO2 गैस को बाहर निकाल दे। लेकिन लेड के केस में क्या होता है, PbO PbS के साथ रिएक्ट करके यहां से, यहां पर जरा ध्यान से चेक करना, यहां पर बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो आप लेड भी लियो PbS, ठीक है, और उसको आपने ऑक्सीडाइज करके PbO में कन्वर्ट कर दिया, तो यही PbO जो यहां पर बनी है वही PbS के साथ क्या करेगा, लेड को अलग कर देगा और SO2 गैस को बाहर निकाल देगा। इसको सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ये आपस में ही रिड्यूस करते रहते हैं एक दूसरे को। ये PbS ही काम आ रही है यहां पे, समझ में आ गया? PbO ही काम आती है और PbS ही काम आती है, और यहां से एक दूसरे को रिड्यूस करते रहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? इनमें से किसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट है? फटाफट से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट उसका होएगा जिसकी क्या होएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत ज्यादा होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत ज्यादा होंगे। पकड़ो अब क्या होएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज्यादा है? Mn+2 कितने होते हैं? 5। Fe+2 4, बहुत बार बता चुका हूं। कोबाल्ट+2 27 के केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3। क्रोमियम+2 4। आंसर क्या बनेगा? Mn+2। याद कर लो, Mn+2 में टोटल यहां पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। समझ में आ गया? याद रखोगे, दैट्स वेरी इजी, और निकालना आना चाहिए आपको, स्पीडली निकालना आना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल,
विच शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ, इनमें से जो आपको कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं उसमें आपको बताना है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा। टोटल काउंट कर लो, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की खास बात क्या होती है कि इसमें अंदर वाले डी और बाहर वाले एस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यह तो हुआ 3 और 2 5, यहां पर कितना हुआ 5 और 1 6, 5 और 2 7, ये दे रखा है 6 और 2 8। तो अब सवाल है कि यहां पर अमंग दी फॉलोइंग क्या आंसर बनना चाहिए इसका। फिर ये मेरे को ये समझ में नहीं आया, 5 और 2 7 क्यों दें, ये रुक जाओ। अमंग दी फॉलोइंग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विच शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। बेटा इसका आंसर ये नहीं बनेगा, यहां पर कुछ ना कुछ गलती है। यहां पर देखो ये ना ऑस्मियम के केस में ऐसा हो रहा है। ऑस्मियम जो है बेसिकली ट्रांजिशन मेटल ही तो है, तो जिसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो करेगा। ऑस्मियम के केस में 3d6 एंड 4s2 आंसर वो बनना चाहिए था। 5 और 2 7 मैक्स नहीं होता, ये यहां पर थोड़ी गलती है। यहां पर एक यहां पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये अपन इसको चेक कर लेंगे। मुझे यहां पर आंसर इसका डी लग रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ऑस्मियम के केस में आपको +8 भी देखने को मिलता है, ठीक है, और यहां पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑस्मियम के केस में +8 भी होता है। चलो यहां पर अपन एक क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं आप लोगों को कल के सेशन में वापस बताऊंगा। थोड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे लग रहा है, पर ठीक है। उस केस में अगर अभी तक देखें कि ऑस्मियम अकेला है जो कि +8 दिखाता है, बाकी इसके अलावा तो मैंगनीज है जो +7 तक जाता है, और ज्यादातर बच्चों ने +7 देखी होती है, इस वजह से आंसर लोग इसका सी लगा के आते हैं। बट ऑस्मियम +8 भी दिखाता है, तो देयर इज अ कंफ्यूजन, ठीक है। तो अपन इसको कल तक के लिए रोकते हैं, मैं कल इस पे वापस से डिस्कशन करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डी की खास बात ये होती है कि बाहर के डी और फिर एस इलेक्ट्रॉन आपस में यूज किए जा सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज इज एम्फोटेरिक। ये तो बहुत आसान सवाल है, एएफएमसी 1995 का सवाल है। इनमें से कौन है जो कि एम्फोटेरिक है, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो फाइनली क्या होगा, MnO2 इसका आंसर बनेगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, MnO2 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है जो कि इंटरमीडिएट है। ये एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह काम कर सकता है। इन दैट केस जो Mn है बेसिकली वो +4 से +7 तक भी जा सकता है, और +4 से घट के ये +2 +1 तक भी आ सकता है इंटरमीडिएट सिचुएशन में, इसलिए एम्फोटेरिक की तरह काम करेगा वो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसीज लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज। सिंपल क्वेश्चन है, और ये सवाल देखो MPPET 1989, 1992, 1984 सवाल पूछा गया। जिंक जो है बेसिकली वेरिएबल वैलेंसीज नहीं दिखाता बाकी के जैसे, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? और इसका बहुत आसान जवाब है, क्योंकि इसके पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? फुल्ली फिल्ड। जिंक की बात करोगे तो यहां पर 3d10 ही देखने को मिलेगा, चाहे नॉर्मल कंडीशन में चाहे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ K2Cr2O7 चेंजेस फ्रॉम रेड ऑरेंज टू लेमन येलो ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH बिकॉज। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। ये ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप लोग KOH एक्वस मीडियम यूज करो, पर सवाल है कि ऐसा किस वजह से होता है, दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम 5 टू क्रोमियम 3 पहला दे रखा है। दूसरा है द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा दे रखा है द कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमेट, और चौथा दे रखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू पोटेशियम पेरोक्साइड। क्या है ये सवाल, थर्ड आंसर बनेगा इसका। तो यहां पर आपको बता देता हूं, जो K2Cr2O7 होता है, ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। मतलब ये ऐसा मानो ना आप, Cr2O7-2 आयन जो है ना वो CrO4-2 आयन में कन्वर्ट होता है। इसी को क्रोमेट आयन बोलते हैं, इसी को डाइक्रोमेट बोलते हैं। ये ऑरेंज कलर का होता है और जबकि ये येलो कलर का होता है, और बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। सिंपल, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, पढ़े थे ना तुम लोग। येलो कलर किसकी वजह से आता है? CrO4-2 क्रोमेट आयन की वजह से होता है। अगला सवाल नीट 2015 का सवाल है,
ये बहुत सिंपल है, गैडोलिनियम बिलोंग टू 4f सीरीज। अब आपको ये बताना है इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गैडोलिनियम के केस में नीट 2015 का सवाल है कि गैडोलिनियम के केस में करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वाला है। गैडोलिनियम 4f सीरीज में आता है, तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर आप 4f वाले भी याद रख लोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और 4f में 7 होते हैं। आंसर ये देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था 4f में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना भी याद रह जाता तो आप देखो, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन करोगे तो याद रह जाएगा। तो यहां पर आप गैडोलिनियम के केस में याद रखोगे 4f 7 आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? इनमें से, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? ये बताओ, यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम या फिर Pa? बताओ क्या आंसर बनेगा। जेई मेंस 2012 का सवाल है, ये 2012 में आया हुआ है। सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और +3 कौन दिखाता है? लेंथेनॉइड्स, और एक्टिनॉइड्स में भी जनरली होता है। फिर आपको सोचना है, सोचो क्या बनेगा। आंसर इज एक्टिनियम। ये आपको ध्यान रखना है, जो एक्टिनियम है, ठीक है, एक्टिनॉइड्स में जो एक्टिनियम होता है वो स्पेशली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑल आर एक्टिनॉइड्स बेसिकली, बट एक्टिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्टिनियम के अंदर आता है 6d1 एंड 7s2, तो होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है और उसी के साथ उसको खेलना होता है, खत्म कहानी। अगले सवाल पर चलते हैं। द रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? 2014 का सवाल है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ, बिल्कुल सही बात है। पहला ही जवाब मिल गया, क्योंकि सबसे मजबूत स्क्रीनिंग एस की होती है, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे पुअर स्क्रीनिंग एफ की होती है, और इसी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग पुअर है, इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट? सिंपल क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट में कैसे लगाया गया है? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा से कम, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, शाबाश। आंसर क्या बनेगा इसका? दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5.3 के लाइक इस बात पे ठोको लाइक मेरे प्यारे बच्चों, दिल बड़ा है तो लाइक ठोक देना। 7000 लाइक्स का हम टारगेट रख के चलते हैं। 7000 लाइक्स एट द एंड ऑफ द सेशन, लाइक ठोक देना मेरे प्यारे बच्चों। देखो याद रखो, जब आप लाइक करते हो ना, आप सीधे दिल पे जगह बनाते हो, तो डू लाइक द सेशन। इस सवाल का जवाब क्या बनेगा? ये आपके सामने है, आप यहां पे जरा आप चेक करना। ये आंसर में जिंक सबसे नीचे आ रहा है, फिर कॉपर आ रहा है, फिर निकल आ रहा है, फिर एफई आ रहा है, फी। ठीक है, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। 27, 28, 26, 28, 29 और 30। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? एफई का। समझ में आ गया? लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? विद इंक्रीजिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट इज द रीजन। समझ में आ गया? क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या कर रहे हैं? दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, यही रीजन होता है। और अगर अब आप चेक करो, एफई, फिर उसके बाद निकल दिया था, फिर कॉपर दिया था, और फिर जिंक दिया था। एफई के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सब लोग बताओ मुझे। एफई के पास अगर नॉर्मल एफई देखें तो 26 कैसे भरे जाएंगे? 6 और 2, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। निकल के पास कितने होते हैं? 2। कॉपर के पास कितने होते हैं? 1। और जिंक के पास कितने होते हैं? 0। तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? अब इसको चार्जेस से सोच के भी देख सकते हो। अगला सवाल, सीबीएसई पीएमटी 1995 का सवाल है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आर रिस्पेक्टिवली। इसमें क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। सवाल पसंद आ रहा हो तो बच्चों ठोको लाइक। याद रखो, लाइक करने से दिल आपका बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा होते जाता है। अगला सवाल, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, दैट्स वेरी इजी। आप देखो यहां पर K3 दिया हुआ है, Cr दिया हुआ है, C2O4 दिया हुआ है, थ्राइस। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये क्या है? ऑक्सलेट आयन, जो कि बाइडेंटेट होता है।
और 3 लगे हुए हैं, तो टोटल 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया? तो यहां पर 6 के हिसाब से तो तुरंत ही आंसर मिल गया, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ा, बी आंसर आएगा इसका। फिर भी अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो यहां पर देखो, ये ऑक्सिलेट आयन पे माइनस का 2 होता है, 3 के हिसाब से माइनस का 6 चार्ज इसके ऊपर है, इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज है, तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आएगा? प्लस का 3। खत्म हो गया, तभी तो बैलेंस होगा। तो 6 और प्लस का 3 आंसर आएगा। सिंपल। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज ट्राइन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर, डायन्यूक्लियर। पूछा गया है FeCO5 क्या है? ट्राई न्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर है, टेट्रा न्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है। 2018 में सवाल पूछा गया था। क्या आंसर बनेगा? यस यस यस, 5.6 के लाइक्स। तो इसका आंसर बनेगा मोनोन्यूक्लियर। ऐसा क्यों? देखो, एक ही तो मेटल है, बाकी तो सब इसको डोनेट कर रहे हैं। न्यूक्लियर का मतलब एक ही न्यूक्लियर है जिसको एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। सो दिस इज मोनोन्यूक्लियर, एक ही सेंटर है इसमें। सबको समझ में आ गया? सो दिस इज मोनोन्यूक्लियर। अगला सवाल, नीट 2017 का, एन एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं, RMgX। ठीक है, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगला सवाल, द टाइप ऑफ आइसोमर शोन बाय कॉम्प्लेक्स दिस इज। नीट 2018 में सवाल पूछा गया था। ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है वो क्या दिखाएगा, किस टाइप का आइसोमरिज्म दिखाएगा, ये सवाल पूछा गया है। एंड दैट्स वेरी इजी एज वेल। कोऑर्डिनेशन दिखाएगा नहीं क्योंकि 2 कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। आयनाइजेशन दिखाएगा नहीं क्योंकि बाहर है नहीं कुछ। लिंकेज दिखाएगा नहीं क्योंकि आप इसके पास कोई मतलब लिंक अलग अलग करने वाले लिगेंड ही नहीं है। आंसर इसका क्या बनेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वेरी सिंपल। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सिसो ट्रांसफॉर्म आसानी से बनाया जा सकता है। ये देखो, इसकी सिसो ट्रांसफॉर्म बनी हुई है। सिस फॉर्म कैसे है? क्योंकि क्लोरीन दोनों आसपास है। और ये ट्रांसफॉर्म कैसे है? क्योंकि क्लोरीन आपने अलग अलग कर दिया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। वेरी सिंपल। अगला सवाल पूछता है कि द CFSE4 COCl6-4 कॉम्प्लेक्स इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपसे पूछा गया द डेल 4 COCl4-2 विल बी। ओडिशा नीट 2019 का सवाल है। जब आपको पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो दे रखा है उसमें 18,000 आपको CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखी है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पूछता है कि COCl4-2 के लिए कितनी होगी। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल हो चुका है। क्या आंसर बनेगा इसका? बताओ बेटा, फास्ट ही तो कर रहे हैं, इतने ज्यादा तेज क्या, अब तो खत्म होने वाला है। फाइनली आंसर क्या होगा? 8,000। सो फाइनली 8,000 सेंटीमीटर पर। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा इसका? कि CFSE, ध्यान से समझना कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कोबाल्ट के साथ जब 6 जुड़े हुए हैं तब तो 8,000 है, पर 4 जुड़े हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? वो फॉर्मूला लगाना है। जब 6 जुड़े हुए थे, याद करो, जब 6 जुड़े हुए थे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता था, तो यहां डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के केस में था। जब 4 जुड़े हुए हैं तो टेट्राहेड्रल के केस में है। और आपको पता होगा कि डेल्टा T और डेल्टा O में क्या रिलेशन होता है? 5/9 वाला होता है, याद है? 4/9 सॉरी। तो बेसिकली आपको क्या करना था? डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 इन 9 डेल्टा O। अब आपको डेल्टा O का वैल्यू लिखना था 18,000। खत्म हो गया। ये 9 दूनी 18,000, 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000 आंसर आएगा। वेरी सिंपल। तो आपको यहां रिलेशन याद रखना है कि डेल्टा T टेट्राहेड्रल केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो 4/9 टाइम्स होती है डेल्टा O। समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग। ये रिलेशन याद होगा तब आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स निकल टेट्राकार्बोनेट। इसकी ज्योमेट्री क्या है और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? दैट इज द क्वेश्चन। पहली बात तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। समझ में आ गया? तो बेसिकली क्या करेगा? ये पेयरिंग कर देगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को फेंक देगा,
ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी क्योंकि सारे भर जाएंगे। तो टेट्रा और डाया, टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक, पैरा नहीं होना चाहिए। जरा आप चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, होता है कि ये आंसर ये नहीं बनना चाहिए। चलो चेक करते हैं, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए था। अगर निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकालें तो इन दैट केस निकिल के ऊपर जीरो चार्ज है, सही है। अब जीरो चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया, निकिल के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो तो होगा 3d8 एंड 4s2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन बेसिकली अंदर भाग जाते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, 3d10 हो जाता है जो कि फुल्ली फिल्ड है। तो इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है, पैरा नहीं हो सकता, ये फुल्ली फिल्ड है। समझ में आ गया। और बाहर वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फुल्ली फिल्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं आपको बता देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये पैरा हो जाए, ये डाया ही होगा। समझ में आ गया। तो आंसर इसका ये नहीं बनेगा, पैरा वाला नहीं होगा, एक्चुअली इसका आंसर होगा डाया वाला। समझ में आ गया। इसका आंसर बी बनेगा, डी नहीं बनेगा, इसका आंसर बी बनेगा। समझ में आ गया। सो नीचे लिखा भी हुआ, वो गलती से है, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है डायामैग्नेटिक। सो ये डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और ये टेट्राहेड्रल होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की। इस पे सवाल 100% आता है हर बार, लिख लेना, काम आएगा। ठीक है, डाया होगा, पैरा नहीं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगला सवाल, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस MnCN6-3। इसके केस में आप देखो CN जो है ना बेसिकली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब आपको इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड विद टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं है टेट्राहेड्रल पॉसिबल, 6 लिगेंड है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर पॉसिबल नहीं है, 6 लिगेंड है। तो आंसर या तो इसका क्या बनेगा, बी ऑक्टाहेड्रल ये वाला या फिर ये वाला। अब आप सोचो आराम से। तो जो CN है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और अंदर वाले खाली करा लेगा। अंदर वाले खाली करा लेगा तो मैं अगर बिना कैलकुलेशन के आंसर देता, तो मैं क्या देता, ऑक्टाहेड्रल D2sp3 देता, और वही आंसर है। मैंने बिना कैलकुलेशन क्यों निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो CN है बेसिकली वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अंदर वाले ऑर्बिटल्स को खाली करवाता है, तो अंदर वाला यूज होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए मैंने आंसर यहां पर चुना बी मने बॉय, D2sp3 ही आंसर होगा। समझ में आ गया। और ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि 6 है यार लिगेंड। अगले सवाल पर चलते हैं। नीट 2016 का सवाल है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। इनमें से आपको ट्रांस इफेक्ट का आपको क्या करना है, करेक्ट आप लोगों को सीक्वेंस ढूंढना है। हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको भी करना चाहो तो कर लो। ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, बताओ क्या आंसर बनेगा। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, एंड द आंसर इज, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अगेन CN-। ये लिगेंड बहुत मजबूत है, इसका ट्रांस इफेक्ट भी उतना ही मजबूत होता है, याद रखना, CN-। समझ में आ गया। फिर C6H5-, फिर Br-, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, NH3। सबको समझ में आया, क्योंकि NH3 के बाद वो खुद एक वीक बेस होता है। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा बता देता हूं, trans effect is nothing but those ligands which are directing। समझ में आ गया। The intensity of trans effect depends upon increase in rate of substitution of the trans ligand। ठीक है, जो कि ट्रांस डायरेक्टिव होते हैं। इन दैट केस CN- का नंबर इसमें सबसे टॉप पे आता है, ये याद रखना है आप लोगों को। अगेन CN- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ट्रांस डायरेक्टिव होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि जिपमर 2002 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चिलेटिंग लिगेंड। इनमें से कौन चिलेटिंग लिगेंड है, वेरी सिंपल, जिसके पास क्या होंगे, एक से ज्यादा। चिलेटिंग कौन होता है, जो कि एक से ज्यादा, जिसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की पावर हो, वो चिलेटिंग होता है। वो क्या होता है, चिलेटिंग होता है। समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली एक से ज्यादा कौन करेगा, DMG, इसके अलावा तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा इसका, C, DMG। समझ में आया। DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेम।
ये ऐसा है जो कि एक से ज्यादा, मतलब कितने करेगा, टोटल दो, या अकेला दो करता है, एक इस नाइट्रोजन से और एक इस नाइट्रोजन से। ये चिलेटिंग लिगेंड है, क्योंकि क्या करेगा, निकिल को बेसिकली दो तरफ से घेर लेता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला सवाल, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पीड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ। अगेन ये दो दो सवाल आए यहां पर आउट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट हाँ फिर से यहां पर आपको नीट सेकंड 2016 में पूछा गया, लेकिन बाद में इस सिलेबस को, इसको सिलेबस से हटा दिया गया था जॉन टेलर इफेक्ट को, लेकिन कोई बात नहीं। यहां पर आंसर क्या बनेगा, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा जरा बताओ, किन में नहीं दिखाई देता, D8 के अंदर। D8 में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखता है, समझ में आया। अच्छा अब ये क्या होता है, जरा आप इसको पढ़ लो। जॉन टेलर इफेक्ट समटाइम्स आल्सो कॉल्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बेसिकली ये क्या होता है, डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन दैट आर एसोसिएटेड विद सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाते, या आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली इसे क्या है, हटा दिया गया था आपके सिलेबस में, तो इसको आप नहीं भी गौर करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे दो जो टॉपिक थे वो गलत तरीके से आ गए, क्योंकि नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये बताइए लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ कहां पे देखने को मिलेगी आपको, लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ आपको कहां पे देखने को मिलेगी। और वो आंसर देखो, वैसे तो बहुत आसानी से यहां पे दिखाई भी दे रहा है कि वो आंसर क्या होएगा, बताऊं। यप, CO कौन सा वाला, इसका A आंसर बनेगा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, इनमें से ही CO बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट क्यों है, व्हाट इज द रीजन। देखो आप जरा समझो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट एट सेंट्रल एटम, शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। अब आपको सिर्फ आपको क्या निकालना था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, नथिंग मोर देन दैट। समझ में आ गया। तो यहां से जो सवाल पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट CO कहां पर होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगी। समझ में आया। तो अब आप आ जाओ, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की बात करते हैं। निकिल टेट्रा कार्बोनिल जो है बेसिकली, यहां पर एक छोटा सा गड़बड़ है। निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें निकिल, और यहां पर ट्राई कार्बोनेट और प्लस का साइन लगा हुआ है, यहां पर निकिल प्लस के 1 पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, FeCO4-2। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को आपको दिख रहा है ना, ये जो FeCO4-2, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद न्यूट्रल होती है। तो जो -2 आपको दिखाई दे रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे कहां गया ये -2 बेसिकली ये जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वो Fe के ऊपर ही है। पहली बार आपको देखने को मिलेगा किसी मेटल के ऊपर चार्ज। ये फिक्टिशियस भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, समझ में आ गया। बट आपको ध्यान रखना है कि सारा खेल यहां ऑक्सीडेशन स्टेट का ही है, इसी वजह से आंसर बन रहा है। सबको समझ में आया। सो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यहां पर जितनी ज्यादा होगी, समझ में आया, CO बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। इज दिस क्लियर, यस, यहां पर, ठीक है। बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना था। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एक छोटी सी, ये +2 होना चाहिए, क्योंकि Fe के ऊपर -2 वाला थोड़ा पच नहीं रहा, इसी वजह से Fe के ऊपर -2 वाला जो साइन है ना वो थोड़ा पच नहीं रहा। मुझे लगता है यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ है, ये +2 लिखा होगा मे बी। और अगर ये +2 होता तो Fe भी +2 है, तो फिर ये आंसर नहीं बनेगा, फिर आपका निकल टेट्रा कार्बोनिल आंसर बनेगा, क्योंकि इन दैट केस निकल के ऊपर 0 है। थोड़ा सा गड़बड़ है, बट यहां पर अगर मान लो कि ये सवाल आता और ऐसा मिस प्रिंटिंग होती है तो आपको बोनस मार्क मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व्ड है। ये सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है कि यहां पर निकिल टेट्रासाइनाइड के यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है, बेसिकली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड है, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है।
बताओ क्या आंसर बनेगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व होगी? शाबाश। क्या हाइब्रिड? देखो एक तो सीएन है, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन खाली, अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स है वो खाली करवाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इन दैट केस आपको आंसर निकालना है। निकिल के ऊपर +2 चार्ज दिख रहा है, तो निकिल के पास 3d8 ही बचेगा, 4s2 तो है नहीं, तो अंदर वाला एक ऑर्बिटल तो इसका वैसे भी खाली है। समझ में आया? वो अंदर से पुश हो जाएगा तो वैसे भी खाली हो रहा है, अंदर से 2 खाली करवा सकते हैं लोग। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 4 ही है, DsP2। आंसर इसका क्या बनेगा? DsP2। मैं आपको बताता हूं, जरा आप चेक करो कि निकिल के ऊपर चार्ज है +2। इन दैट केस यहां पर 3d8 बनेगा। 3d8 में भी Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पुशिंग करेगा। समझ में आ गया? और अंदर का एक d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। ठीक है, अब इन दैट केस आपको सिर्फ 4 ही लिगेंड जोड़ने हैं, तो एक अंदर का d, फिर s और p2 ले लो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा ट्राई करता है इनर ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन जो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द कॉम्प्लेक्सेस शोज द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? इनमें से कौन है जो कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, वो आपको बताना है। इनमें से कौन है जो कि दोनों, एम्स 2005 का सवाल है, एम्स 2005 का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? शाबाश। हमें घबराना नहीं है, हमें चलना है, हमें पूरा करना है इसको किसी भी तरह से। इनमें से कौन है यहां पर कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करती है, बट आप ध्यान से सोचना यहां पर कॉम्बो कौन है जो दोनों शो करेंगे, दोनों के लिए पूछा है। बताओ क्या आंसर बन सकता है? आंसर इज एक्चुअली दिस इज बी। पहले तो सिस फॉर्म शो करती है, ये तो आपको पता है। समझ में आ गया? सिस फॉर्म शो करती है, और दूसरा यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है जिसमें ये 3 ईएन लगे हुए हैं और 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, समझ में आ गया? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाएगी। जब आप इनके कॉम्प्लेक्सेस बनाओगे तो इनकी मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज बिल्कुल भी नहीं होगी। सो दिस इज द ओवरऑल आंसर। ठीक है, जरा आप चेक करो, EN3 है यहां पर, EN3। चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप यहां पर बनाते हो EN3 वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, EN3 वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये एक्चुअली देखो इसकी जो सिस फॉर्म है, ये देखो इसका हो गया आपके पास एनांशियोमर। आपने एक ईएन यहां लगा दिया, एक ईएन यहां लगा दिया, एक ईएन यहां लगा दिया, और फिर उसकी मिरर इमेज, ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होगा। दूसरा मान लो EN2 है और 2 क्लोरीन है, इन दैट केस ऑल्सो आप यहां पर जब इसकी सिस फॉर्म बनाओगे, ट्रांसफॉर्म तो नहीं लेकिन सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी। सबको समझ में आ गया? बस अब थोड़े से ही सवाल हैं, ज्यादा नहीं है। अब हम एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका आपको क्या बताना है? एक तो आपको बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट, और दूसरा आपको क्या बताना है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। क्या आंसर बनेगा इसका? मैग्नेटिक मूवमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहां पर Fe आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिखेगा। समझ में आया? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे दिख रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो। Fe+1, Fe के ऊपर कितना होता है? 3d6n4s2। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे सपोज, तो ये हो गया 4s1n3d6, 4 और 1 5। 5 के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, तो फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा? √15 Bm sp3d2 बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये देखो यहां पर जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये पहला ब्राउन रिंग कंपाउंड देखने को मिलेगा जहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Fe के ऊपर देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो 3d6n4s1 दिखाई दे रहा है सब लोगों को, 3d6n4s1। इस हिसाब से 3d6 में या और 4s1 में अब क्या होएगा? अब क्योंकि आपका यहां पर लिगेंड जो है, बेसिकली वो जो लिगेंड है NO, वो क्या करेगा? अंदर की तरफ धकेलेगा, एक इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुश करेगा, तो 3d7 हुआ, और इसके हिसाब से 15 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके पास। समझ में आ गया? ये इसलिए स्पेशल केस है, तो आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से यहां पर 15 की वजह से, ये देख लो यहां पर। ठीक है, 3d7 होते ही 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आई एम सो सॉरी, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली बचेंगे, और उस हिसाब से √15 आंसर आएगा।
आपको दोबारा समझा देता हूं। Fe के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपके पास जो बन रहा है वो 3d6n4s1 बच रहा है। लिगेंड की वजह से अंदर पुशिंग हुई तो ये हो गया 3d7। उस हिसाब से देखिए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने बचेंगे, 3। और अगर आप इस फॉर्मूले में रख दो n+2, इन दैट केस आपके पास क्या बनेगा यहां पर, यस, तो टोटल आएगा √15। समझ में आया? अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 -2 इज 5.92, देन ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। 5.92 इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि यहां पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच लो, 5 का मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट क्या इसका ज्योमेट्री से लेना देना है? द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इज दिस, देन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन वुड बी। क्या लेना देना है इसका, यह सोचना है आपको। बस बेटा थोड़ा सा रह गया, इसको खत्म करते हैं, थोड़े से सवाल रह गए। अगर यहां पर 5.92 का मतलब इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और बेसिकली यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि अंदर में शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब बाहर के यूज किए गए हैं, और 4 आपके पास हैं, तो टेट्राहेड्रल बनेगा इसका आंसर। इसका मतलब समझो कि 5.92 का मतलब क्या है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अंदर शिफ्टिंग नहीं हुई है। अंदर शिफ्टिंग नहीं हुई है, इसका मतलब है वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो आंसर इसका क्या होएगा, बाहर वाले यूज हुए तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, इस हिसाब से टेट्राहेड्रल इसका आंसर बनेगा। अगले सवाल पर चलते हैं, दैट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस। इसका आपको करेक्ट नेम बताना है, इसका करेक्ट नेम क्या है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही हैं, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही हैं, तो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही हैं दोनों के दोनों, कैसे आंसर इसका लिखोगे? मैं आपको बता देता हूं, ये कैटायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है, इसमें -2 चार्ज होगा तो इस पे +2 चार्ज होगा। अब आप सोचो, तो -2 के हिसाब से इस प्लेटिनम के ऊपर कितना है, इस प्लेटिनम के ऊपर तो +2 है, और इस पे +2 चार्ज की वजह से अब आपको सोचना है यहां पर इसके ऊपर +4 चार्ज बनेगा टोटल। तो प्लेटिनम एक तो 4 है, एक प्लेटिनम 2 है, तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरोप्लेटिनम 4 एंड टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड। मेरे ख्याल से ए ही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही, ए ही आंसर है। ध्यान रखो ये सवाल भी काफी पूछे जाते हैं, इस पे -2 चार्ज है और इस पे +2 चार्ज है। इस प्लेटिनम के ऊपर -2 की वजह से यहां पर +2 चार्ज प्लेटिनम के ऊपर आ रहा है। ये पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है, प्लेटिनम पे +2 आएगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज है, तो इस प्लेटिनम के +4 आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेलल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो निकाल लिया, हालांकि सब में 2 और 4 ही दे रखा है, तो फर्क सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा कि आपने किसको पहले लिखा है। अगले सवाल पर चलते हैं, द ज्योमेट्री ऑफ, आपसे पूछा गया NiCO4 का ज्योमेट्री क्या है। NiCO4 और NiPH होल थ्राइस ट्वाइस क्लोरीन, इनका ज्योमेट्री क्या है। IIT JEE 1999 में सवाल पूछा गया। निकिल टेट्रा कार्बोनिल को अभी पढ़ के आए थे, टेट्राहेड्रल याद है। उसके बाद आपको पूछा गया कि निकिल PPH3 होल ट्वाइस एंड Cl2, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो फाइनली आंसर है उसकी स्क्वायर प्लेनर होगी, दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये दोनों वीक लिगेंड्स हैं। समझ में आ गया? जरा ध्यान से चेक करो, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर भी इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। ये तो वीक लिगेंड है क्लोरीन, लेकिन ये जो PPH3 है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो बेसिकली अंदर की तरफ पुश करके क्या करेगा, यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड बट PPH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसकी वजह से अंदर का ऑर्बिटल खाली होएगा और यहां पर अंदर वाले यूज होंगे, इसकी वजह से इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अब ज्यादा नहीं बचे हैं, 2015 का ये सवाल है। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये अच्छा सवाल है। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल M, आपको दोनों को जोड़ना है। तो देखो En के केस में ये बाइडेंटेट होता है, तो 2 दूनी 4 इसका हो गया, और C2O4 के लिए 2, तो 6 हो गया टोटल, 6 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब पकड़ो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्लोरीन पे -1 है, C2O4 पे -2 है, तो -3 हो गया। En पे कोई चार्ज नहीं होता, तो बेसिकली ये मुझे दिख रहा है मेटल पे +3, तो 6 और 3 9 आंसर आना चाहिए, 9 आंसर आएगा। तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली 6 है, दोनों को जोड़ दोगे तो 9 आंसर आएगा, ठीक है।
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस, इसके लिए पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे? ईएन का मतलब हो गया इथाइलिन डायमाइन, इसके लिए पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे? ये सवाल है, पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स EnCl2, En2Cl2। तो यहां पर देखो, एक तो तय है कि यहां पर ये En2Cl2 के केस में GI तो ये दिखाएगा, सिस और ट्रांस बन सकता है, और उसके अंदर सिस वाला क्या बना सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखा सकता है। तो 3 हो गए ना टोटल। देखो, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सिस और ट्रांसफॉर्म बन सकती है, दूसरा यहां पर ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता, लेकिन सिस फॉर्म यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। समझ में आ गया? सो ऑप्टिकल एक्टिविटी यहां पर ये शो करेगा सिस फॉर्म, इस वजह से यहां पर आंसर क्या होगा, बेसिकली 3। समझ में आया? चलिए अगला सवाल, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर दी हाई स्पिन डी फॉर ऑक्टाहेड्रल। हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया? डी फॉर हाई स्पिन। ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको पता है कि 2 ऊपर होते हैं और 3 नीचे, ठीक है, 2 ऊपर और 3 नीचे ये होता है। D4 को कैसे भरोगे? 1 2 3 और ये 4, इस तरह से भरोगे। हाई स्पिन है मतलब, बेसिकली हाई स्पिन का मतलब होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो D4 आप ऊपर तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दैट केस अगर आप क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ऊपर वाले केस में क्या होता है, 0.6 से ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 0.6 इंटू 1, ठीक है। नीचे वाले में चेक करो, नीचे वाले में 0.4 वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है, 0.4 इंटू 3, तो आप देखो ये तो हो गया 0.6 माइनस ये कितना हुआ 1.2, तो कितना आ रहा है ये माइनस का 0.6 आ रहा है। आंसर इसका होना चाहिए ए आंसर बनेगा इसका। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मेरी तरफ से आप मान लो कि जितने क्वेश्चन थे ना उसमें सबसे अच्छा सवाल है, इसके आने के चांसेस बहुत है, सबसे अच्छा सवाल है। और इसके लिए ऑक्टाहेड सबसे पहली तो चीज है ऑक्टाहेड्रल, तो इसको आप स्प्लिटिंग कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों को ये भी याद नहीं होता है, उसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बैरी सेंटर से ऊपर नीचे कितना होता है, ये ऊपर जाता है 0.6 से और ये नीचे आता है 0.4 से, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते थे। अब अगले सवाल पर चलते हैं। और हाई का मतलब क्या होता है? हाई स्पिन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लग रही है, आप ऊपर जाके शिफ्ट कर सकते हो उसको। अगला सवाल, द एनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन फॉर्म, ठीक है, 3 चिलेट्स ऑफ CO। आपसे पूछा गया द रिंग ऑफ द चिलेट्स आर, आपको पूछा है इनमें से रिंग्स, ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी किया था ये सवाल, इनमें रिंग कौन सी होती है बताओ? दैट इज 6 मेंबर्ड रिंग, ये पढ़ के आए थे हम लोग थोड़ी देर पहले ही। अगर आप देखोगे तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ये देखो, ये कोबाल्ट एक हो गया, फिर ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं ये आपस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ये हम इससे पहले वाले सेशन में भी किया था, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, इनमें से पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया? उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ढूंढो कौन है पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट के साथ, बस ये सोचो अब आप, यहां पर पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पर पेयरिंग ना हो। अब ढूंढो, तो आंसर इसका क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर निकालना बेहद वैसे आसान था। देखो, एक तो आ जाओ आप कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग कर देगा। दूसरा EN भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो कि पेयरिंग कर देगा, और अगर यहां प्लेटिनम से निकालने बैठोगे तो भी आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अमोनिया कोबाल्ट के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। सिर्फ ये जो आप ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयन, जो कि वीक लिगेंड की तरह काम करता है, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। यहां तो साफ तौर पे पता लग रहा है सबसे वीक लिगेंड ब्रोमाइड है, तो आंसर बड़े आसानी से निकाला जा सकता था, वो पैरामैग्नेटिक है। समझ में आया? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब थोड़े से सवाल रह गए। TiH2O6+3 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू, आपको बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है भैया, क्यों? क्योंकि Ti+3 है और इसके पास क्या होगा? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। शक्ति 22 नंबर पर आता है ये, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये कितना होगा? 19, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा ड्यू टू 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन आउटर, लुक एट इट,
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनमें से कौन है जो कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर का क्या मतलब हो गया? बेसिकली वो बाहर वाले यूज करेगा, अंदर वाले नहीं। अब आप आराम से सोचो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यस मेरे प्यारे बच्चों। निकिल के केस में आपको बता देता हूं कि निकिल के केस में अमोनिया एक वीक लिगेंड की तरह काम करता है, वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। समझ में आ गया? अमोनिया जो होता है ना, निकिल के केस में वीक लिगेंड की तरह काम करता है, लेकिन कोबाल्ट क्रोमियम के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। यहां पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, अंदर वो पेयरिंग करवा देगा, तो अंदर वाले खाली करवाएगा, यहां पे भी अंदर वाले खाली करवाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज द रीजन वाई आंसर क्या बनेगा इसका, निकिल वाला। नाउ व्हाट अबाउट जिंक? थिंक ऑफ इट, इसका भी तुम बना के देखो तो मालूम पड़ जाएगा। जिंक +2 है, अंदर वाला तो वैसे भी खाली नहीं है इसमें। समझ में आ गया? +2 मतलब 3d10 होएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? चलिए, तो फाइनली ये है, यहां पर जरा आप चेक करो, ये आउटर है sp3d2। समझ में आया? जबकि ये इनर है और ये भी इनर है। इसमें तो वैसे भी अंदर जाएगा तो वो करवा ही नहीं रहा ना। यहां से सवाल पूछा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और प्लस आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछा गया, तो आंसर यहां पर ए बनेगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां तो ये जिंक जो है बेसिकली वो खुद ही किस पर है, वो 3d10 पर है, तो इसमें तो कोई चारा ही नहीं है, आपको S4s ही यूज करना पड़ेगा, तो sp3d2 ही आएगा, आउटर ही होगा। तो इसमें जो पूरा सवाल है वो पैरामैग्नेटिक भी साथ में होगा, तब इसका आंसर निकल वाला बनेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच मेटल, कौन सा मेटल इसमें यूज किया जाता है? एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टाइटेनियम। बहुत सिंपल सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमरिज्म? इसमें है जो कि आइसोमरिज्म दिखाएगा ही नहीं। कौन है जो कि आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा? कौन है जो आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा? एंड दैट इज, देखो 2 2 4 वाला दिखाई दे रहा है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ना तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, ना तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ना ही ये जीआई शो करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस केस में यहां पर सिमेट्री मिलेगी, तो किसी भी तरह का कोई आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा। समझ में आ गया? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना तो कोई जीआई होती है और ना ही कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट विल बी मैक्सिमम? डेल्टा नॉट की वैल्यू किसमें मैक्सिमम बनेगी? मैक्सिमम वैल्यू किसमें बनती है डेल्टा नॉट की, वो सवाल पूछा गया है। एक तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उस केस में मैक्सिमम बनती है, ठीक है, और दूसरा ऑक्टाहेड्रल, तो सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, ये देखो 6 6 6 6। अब स्ट्रॉन्ग ढूंढ लो, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? Cn। कोई इसमें वो ही नहीं है सवाल में। Cn माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन दीज, तो यहां पर डेल्टा यानी कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होगी बेसिकली वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशंस ऑफ क्रोमियम+3, Mn+2, Fe+2, cobalt+2 are this. They are D4, D5, D6 and D7 respectively. Which one of the following will exhibit minimum paramagnetic behavior? इनमें से कौन है जो कि मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा? क्रोमियम+2 के केस में आपको बता दिया है, क्रोमियम+2 के लिए आपको दे दिया, क्रोमियम+2 में D4, Mn+2 में D5, फिर D6 और फिर D7। D7 आपको किस में दिया हुआ है? कोबाल्ट+2 में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस में दिखाएगा? जिसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे, और वो है कोबाल्ट। इसने खुद ने ही सब कुछ दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खुद ही कह रहा है कि कोबाल्ट के अंदर D7 कॉन्फ़िगरेशन है। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट, Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो व्हाट? AIPMT 2004 का सवाल है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल स्पीसी, मेटल स्पीसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इट फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विद मेटल स्पीसी, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा Cl माइनस। इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। इट इज स्यूडो हेलाइड। बताओ क्या आंसर है? Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट
क्या होएगा? मतलब ये थोड़ा मुझे अजीब सा सवाल लगा यहां पर। चलो देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट लिगेंड, ये तो अपने को पता है। इट इज एबिलिटी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद मेटल पाई बॉन्ड विद स्यूडो हेलाइड्स। Cn- is a strong field ligand, it can accept electron from the metal। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, मुझे इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनली यहां पर जो सवाल है बेसिकली, इट इज अ स्यूडो हेलाइड। Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। आगे ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इसमें। चलो छोड़ते हैं इसको, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो तो फाइनली अब हम बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है। कंसीडर S2 एज अ वीक फील्ड लिगेंड, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन विल बी। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं बेसिकली कितने होंगे। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज द क्वेश्चन ओनली। अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, शाबाश, कितने होंगे? Mn किस पे जा रहा है? Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। शक्ति वक्र मन 5, आंसर क्या बनेगा इसका? 5। सिंपल है, Mn+2 5। अगले सवाल पर चलते हैं। विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? नहीं वाला आंसर बताना, और वो क्या होगा? बी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, ये जो सोडियम है बेसिकली जो मेटल की फॉर्म में, वो आयनिक बॉन्ड ऑक्सीजन से बना रहा है, कार्बन से नहीं। तो आंसर इसका बी बनेगा। अगला सवाल, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन। इस ये जो कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बेसिकली कोबाल्ट पे चार्ज कितना बन रहा है? +3। इन दैट केस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं। तो फीको यानी कि 27 के हिसाब से देखोगे तो 3d7 बनेगा एंड 4s2 बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इसमें से और 1 इसमें से, 3d6 के हिसाब से 4। आंसर इसका बनेगा 4। ये तो आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। अगले सवाल पर चलते हैं। AIPMT 2003 का सवाल है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनमें से कौन है जो कि पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बेसिकली नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एंड द आंसर इज बेसिकली ये बनेगा, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्योंकि यहां पर SN जो है ना, बेसिकली ये सारे के सारे सिंगल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मिथाइल ग्रुप सारे के सारे सिंगल सिग्मा बॉन्ड से होंगे, समझ में आ रहा है। बाकी में जो आपके पास Fe है, PT है, क्रोमियम है, वो यहां पर डबल बॉन्ड C6H5 दे रखा है, एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके सारे SN जो है सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, CuSO4 when reacts with KCN form CuCN which is insoluble in water. It is soluble in excess of KCN due to the formation of following ion। आपको बताना है कि CuSO4 when react with KCN form CuCN, ठीक है, which is insoluble in water। It is soluble in excess of KCN। ये जब आप KCN एक्सेस में डाल दोगे तो soluble हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसकी वजह से वो soluble हो जाता है? एंड द आंसर इज K3CuCN4। ये वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड soluble होता है, ये आपको ध्यान रखना है। K3CuCN4, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। वहां से आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है क्यूप्रस साइनाइड का, एंड साइनोजन गैस भी साथ में मिलती है। जैसे नीचे लिखा हुआ देखो, क्यूप्रस साइनाइड और साइनोजन गैस आपको मिलेगी। बट फाइनली अगर आप CuCN को एक्सेस ऑफ KCN से वापस रिएक्शन कराओ तो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, K3CuCN4। अब अगला सवाल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अरे वो तो बहुत आसान है, दैट इज 3 है ना, 6। आंसर होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये है ऑक्सिलेट आयन, बाइडेंटेट है, इंटू 3 करना था तो 6 आंसर आएगा। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर। इनमें पॉसिबल आइसोमरिज्म क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज, AIPMT 2001 का सवाल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? एंड द आंसर इज 4 ओनली। कैसे? जरा आप चेक करो। पहला आइसोमर तो ये हो सकता है कि भैया आप कॉपर के साथ अमोनिया रख रहे हो और प्लेटिनम के साथ क्लोरीन रख रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। पहला तो ये बन गया। फिर आप आयन एक्सचेंज करो, कॉपर के साथ 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, प्लेटिनम के साथ 1 अमोनिया 3 क्लोरीन, फिर और एक्सचेंज करो, है ना, इसी तरह से एक्सचेंज करते जाओ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब प्लेटिनम के साथ आपने करा 3 अमोनिया और क्लोरीन, सेम में आपने चेंज कर दिया, कॉपर और प्लेटिनम को फिर से चेंज कर दिया।
समझ में आया? फिर आपने लास्ट में क्या किया, प्लेटिनम के साथ 4 अमोनिया और कॉपर के साथ बिल्कुल उल्टा हो गया लास्ट में। जरा आप चेक करो, दिस इज इंटरेस्टिंग। समझ में आया? दिस इज हाउ यू कैन मेक 4 ओनली। यहां पर 4 कॉम्बो आप बना सकते हो, यही 4 कॉम्बो पॉसिबल है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, जो कि एआईपीएमटी 2001 का सवाल है। 4 कॉम्बो पॉसिबल है यहां के इसके अंदर, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला सवाल, इन मेटल कार्बोनिल हैविंग जनरल फॉर्मूला MCOX, M मेटल है, X की वैल्यू 4 है, ठीक है, MCO4 एंड द मेटल इज बॉन्डेड टू। मेटल एक्चुअली किससे बॉन्डेड होता है? मेटल एक्चुअली बॉन्ड किससे बना रहा होता है? कार्बन से, ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से। किससे बना रहा होता है बॉन्ड? तो यहां पर आंसर बनेगा कार्बन। बेसिकली यहां जो मेटल होता है वो कार्बन मोनोक्साइड के कार्बन से बॉन्ड बना रहा होता है। समझ में आ गया? यस, ये भी आसान सवाल था, ये तो आपको पता ही था। फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज एक्सपेक्टेड टू बाइडेंटेट्स? बाइडेंटेट्स, ये तो बहुत आसान है, नीचे नीचे आंसर दिया हुआ है, डी। कौन सा वाला? C2O4। C2O4 बेसिकली क्या है? ऑक्सिलेट आयन है, जो होता है CW माइनस, CW माइनस। तो मेटल को यहां पे दो तरह से ये डोनेट कर सकता है। अगला सवाल, द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड। आपसे पूछा कि इसका फॉर्मूला क्या होएगा? डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड, डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड इज, इसका फॉर्मूला पूछा है आपसे, क्या आंसर बनेगा इसका? डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड, क्या आंसर बनेगा? आंसर इज बी। वैसा क्यों? देखो एक्चुअली यहां पर जो डाइक्लोरो लिखा है, ये इनिशियली ही लिगेंड को ही तो लिखते हैं सबसे पहले, और अगर मान लो क्लोरीन बाहर होता तो इसको सबसे लास्ट में क्लोराइड करके लिखा होता, तो इसका मतलब क्लोरीन अंदर ही है। तो ये तो हो गए 2 क्लोरीन। उसके बाद आपके पास है ना बिस यूरिया, जो यूरिया आपके पास NH2CONH2, NH2CONH2, ठीक है, ये 2 हैं, तो ये लिखा हुआ 2, इसको ढंग से मैनेज नहीं किया हुआ बेसिकली, ठीक है, बिस यूरिया, ठीक है। और फिर आता आपके पास कॉपर। तो आपके आंसर, ये क्लोरीन अंदर है, ये क्लोरीन बाहर है, इट कैन नॉट बी द आंसर। ये क्लोरीन बाहर है, इट कैन नॉट बी द आंसर। समझ में आया? और यहां पर हाइड्रोजन घुसा दिया, इट कैन नॉट ऑल्सो बी द आंसर। समझ में आ गया? आंसर इसका क्या बनेगा? बी। चलिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फास्ट कर रहे हैं बेटा, बस खत्म होने वाला है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है बट पैरामैग्नेटिक तो नहीं होता, तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अभी पढ़ के आए, NiCO4 डायामैग्नेटिक होता है, NiCO4 डायामैग्नेटिक होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, निकल टेट्रा कार्बोनिल। अगला सवाल, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4, इनके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? ये जो आपको दिया हुआ है, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनाओगे? जब अमोनिया 2 है और क्लोरीन 2 है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? GI, ये पूछा है आपसे तो GI कितने बनेंगे इसके अंदर? फाइनली होंगे 2 ओनली। ये तो बहुत सिंपल था। तो यहां पे जो GI बनेंगे, एक तो सिस फॉर्म बनेगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी, इसमें कोई बट नहीं था, कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। अगला सवाल, CBSE PMT 2002 में पूछा गया, द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स, मान लो आपके पास कोई है क्लोरो डाई एक्वा ट्राई अमाइन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक तो एक क्लोरो, तो अंदर एक ही क्लोरीन है, तो यहां पर तो 3 क्लोरीन दिया हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। आपको दिखा क्लोरो डाई एक्वा, समझ में आ गया? क्लोरो डाई एक्वा, ये रहा क्लोरो डाई एक्वा, उसके बाद क्या है? ट्राई अमाइन, और उसके बाद क्या है? कोबाल्ट। यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, यही आंसर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सवाल है, ठीक है। अब अगला सवाल, अमंग, ये पूछा गया NiCO4, NiCN4 माइनस और NiCl4 माइनस 2 स्पीसीज, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द निकल। निकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? NiCO4 का तो आप अभी पढ़ के आए हो, sp3 पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? तो यहां पर डी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि निकल टेट्रा कार्बोनिल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये तो गया। समझ में आ गया? वो तो काम खत्म हो गया उसका। अब आपके पास बचता है ABC में से क्या आंसर होएगा, दैट इज द क्वेश्चन नाउ। तो CN क्या होता है? बेसिकली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खाली कराएगा। निकल +2 है, अंदर धक्का देगा, तो ये
कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, DsP2 अंदर वाला, और ये बाहर वाला बनाएगा, ये तो खाली नहीं करवा पाएगा। तो sp3 DsP2 एंड sp3 आंसर आना चाहिए, तो आंसर इसका बी बनेगा। मैं आपको बताता हूं कौन सा। देखो कोबाल्ट तो स्ट्रॉन्ग है बट वहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इस वजह से तो यहां पर sp3 बन रहा था, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। Cn स्ट्रॉन्ग है तो अंदर वाले खाली करवा लेगा, तो ये इनर वाला बनाएगा DsP2। लेकिन क्लोरीन तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये खाली नहीं करवा पाएगा, तो sp3 यहां आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड, इनमें से किनके पास मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है? एंड द आंसर इज, नीचे दिया हुआ है, साफ 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 पता लग रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन एक्चुअली यहां पर ये जो इथाइल ऑक्साइड है ना, बेसिकली ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल, अल्लाह उसका जवाब दे दिया मैंने खुद नहीं। इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर द पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन D2sp3, ये जो D2 लिखते हो ना आप, ये D2 में क्या लिखते हो? सो सेम होने चाहिए, तो x² y² z² डी, इसका ए ही आंसर बनेगा। क्यों? D2 मतलब दो ऑर्बिटल्स आपको यूज करने हैं, और दो ऑर्बिटल सेम कौन से होते हैं? x² y² और dz² सेम होते हैं, क्योंकि एक्सिस के ऊपर होते हैं, बाकी तो एक्सिस के बीच में होते हैं, तो दैट वुड बी द आंसर। सिंपल। चलिए फाइनली IIT JEE स्क्रीनिंग में सवाल पूछा गया, विच काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ऑक्टाहेड्रल। यहां पर ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये किस तरह का आपको यहां पर आइसोमरिज्म ये दिखाएगा, विच काइंड ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड, यहां पर किस तरह का आपको आइसोमरिज्म देखने को मिल सकता है? पहला तो क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? फिर ये 4 और 2 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी देखने को मिल सकता है, तो ज्योमेट्रिकल एंड आयनाइजेशन दोनों आंसर बनेंगे। 4 और 2 के केस में आप क्या कर सकते हो, एक बार ब्रोमीन को साथ रख दो, एक बार अलग अलग रख दो, तो सिसो ट्रांसफॉर्म बन सकती है। सिंपल देख के इसका आंसर निकाला जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्रीनिंग का ही फिट। अब आप पूछा गया EDTA-4 इज अ हेक्साडेंटेट कंपाउंड। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यूपी सेट में पूछा गया था। EDTA 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, दिस इज हेक्साडेंटेट। उसके बाद है इसका आयुपैक नेम पूछा है। आपके पास 3 अमोनिया है, 1 ब्रोमीन है, 1 NO2 है, 1 क्लोरीन है। अब आप ढूंढो 3 अमोनिया, सबसे पहले लिखोगे ट्राई अमाइन, तो उसके बाद किसको लिखोगे? ट्राई अमाइन के बाद क्लोरो को क्यों लिखोगे भाई? तो ये गलत हो गया। ब्रोमो को लिखोगे, ट्राई अमाइन फिर ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। नाइट्रो क्यों पहले लिख रहे हो? गलत हो गया। तो ब्रोमो देन क्लोरो देन नाइट्रो देन प्लेटिनम, ठीक है, और उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद फोर्थ और देन क्लोराइड, ये ठीक लग रहा है। ये देखो ट्राई अमाइन नाइट्रो आ गया पहले, ये गलत है, सी आंसर बनेगा। तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो आप, अल्फाबेट भी जानते हो तो आंसर निकाल लोगे, कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे रखा 3 मोल्स ऑफ आयन डिसॉल्व इन वाटर, 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद द 2 मोल्स ऑफ AgNO3। ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ये 2 मोल्स ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, यील्ड 2 मोल्स ऑफ AgCl। अगर ये AgCl 2 मोल निकल रहे हैं, इसका मतलब 2 क्लोरीन फ्री होने जरूरी है, और 2 क्लोरीन फ्री किस में दिख रहे हैं? वो सिर्फ A में दिख रहे हैं, आंसर इसका A बनेगा। खत्म कहानी। आप देखो ना, वो खुद ही कह रहा है कि 2 मोल यहां पर AgCl मिल रहा है, इसका मतलब 2 क्लोराइड के आयन फ्री होने चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको? यहां पे। सबको क्लियर है? बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर है, और मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया, उसको मैं थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा देता हूं, ताकि ये चलता रहे, मोबाइल भी और इसकी हिम्मत बनी रहे, और हमारी हिम्मत भी। अब ज्यादा सवाल नहीं रहे हैं, हम उसको खत्म करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो फाइनली अब अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म प्रेजेंट इन नाइट्रो पेंटा अमाइन क्रोमियम, मतलब 5 अमाइन है और 1 नाइट्रो है, 3 क्लोराइड, उसमें कौन सा होगा? तो नाइट्रो पेंटा अमोनियम में क्लोरीन और नाइट्रो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज, आयनाइजेशन और फिर लिंकेज। मतलब यहां पर एक चीज और बताता हूं, रुको। यहां पर सीन क्या है जरा आप चेक करना। पहली बात तो जब एक ही लिगेंड एक जैसा है और बाकी 5 लिगेंड एक जैसे हैं, तो इन दैट केस आप मान के चलो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो यहां पर पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप है NO2-, वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ गया? तो इन दैट केस यहां पर लिंकेज आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब यहां पर आप पूछे आयनाइजेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पर बाहर क्लोराइड है, और अगर उसको इंटरचेंज करना है तो अपने जैसे किसी के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ। दैट्स व्हाई। इज दिस क्लियर?
तो यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फाइनली, ओ माय गॉड, सवाल हो गए खत्म। हो 100 सवाल किए हमने।